अक्षय जी, बहुत बहुत धन्यवाद और समय देने के लिए। जी अरुण जी, दीपक जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस केपेबल समझा कि आप मुझसे इस बारे में बात कर रहे हैं। और थैंक हम जो है भारत के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से ताल्लुक़ रखते हैं और जी। वहाँ से हमने पीएचडी की थी साइंस पॉलिसी में। और साइंस पॉलिसी का एक कंपोनेंट होता है साइंस कम्युनिकेशन। तो साइंस कैसे कम्युनिकेट होगी, जैसे आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना है या आपको रिन्यूएबल एनर्जी में हस्तक्षेप करना है, तो आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे। तो अरुण जो हैं हमारे वहाँ से जूनियर हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। और ये स्टैंड अप कॉमेडियंस के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि स्टैंड अप कॉमेडियन सोसाइटी से कैसे कम्युनिकेट करती है। सोसाइटी एक ट्रायंगल की तरह आप देखें तो एक तरफ सोसाइटी के लोग हैं, एक तरफ रूलिंग इंटेलेक्चुअल हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, और एक तरफ रूलिंग क्लास है। तो ये तीन ट्रायंगल बनता है। ये तीनों एक दूसरे से जब कम्युनिकेट करते हैं, उसमें इंटेलेक्चुअल क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो कॉमेडियन भी एक इंटेलेक्चुअल की तरह हम देखते हैं जो कम्युनिकेट कैसे करेगा। और उस कॉन्टेक्स्ट में हम आज सीखना चाहते हैं तीन मुख्य बिंदु पे। पहला है कि एज अ कॉमेडियन आप कैसे इवॉल्व हुए, आपकी जर्नी क्या थी गाजियाबाद से। कॉर्पोरेट की जॉब छोड़ के आप यहाँ आए, स्ट्रगल कर रहे हैं और अब अच्छा भी कर रहे हैं। दूसरा है कि एज ए कॉमेडियन जानर हम देखें कि कॉमेडियन की एक दुनिया है, स्टैंड अप कॉमेडियन की। और जैसे जैसे उत्थान हुआ है डेटा साइंसेस का और फ्री डेटा भी बटा है, घर घर जियो फोन चला है, तो उस वजह से क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या नई चीज़ें हो सकती हैं, चैलेंजेस। और तीसरा हम देखना चाहेंगे कि इसमें बिजनेस का एक सेंस है कि कॉमेडियंस बहुत फेमस भी हो गए हैं, अब बहुत अच्छा कर रहे हैं, कपिल शर्मा इज एन एग्जांपल। तो उस बिजनेस के सेंस को आप अभी से इस स्टेप पे देखते हैं, नहीं देखते। तो अब मैं मतलब बोलूँगा अपने साथी अरुण को, वो आपसे कुछ सवाल पूछेंगे और बीच बीच में मैं हम तो सीखने आए हैं आज आपसे, तो बीच बीच में अगर कुछ लगेगा तो हम कुछ ऐड करेंगे। सो अरुण जी, इट्स ओवर टू यू। नमस्कार दीपक भाई, नमस्कार अक्षय जी। यू। बहुत बहुत शुक्रिया सीरियसली, मतलब आपने बहुत कम समय में एक बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया और इसकी वजह से हम आज ये इंटरव्यू इतने कम समय में कर पा रहे हैं। जैसा कि दीपक भाई ने अभी बताया कि हम शुरुआत ही करेंगे कि आपके अपने जीवन से, जहाँ आप गाजियाबाद से हैं, फिर आप बैंक में काम करना शुरू किया और फिर कॉमेडी का रुख करते हैं। तो हमें संक्षिप्त में अपनी जर्नी के बारे में मैं गाजियाबाद का हूँ। मैं पैदा दिल्ली में हुआ था, लेकिन मेरी स्कूलिंग, ग्रेजुएशन सब दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली की ही थी। तो स्ट्रीट थिएटर करता था मैंने 11वीं 12वीं में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से 2 डिप्लोमा कोर्सेज किए थे। जिस वजह से मेरे 12वीं में नंबर नहीं आ पाए। तो ये अभी अरुण जी जानते होंगे कि डीयू में एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का कोटा होता है। अच्छा, स्ट्रीट थिएटर बहुत ज्यादा चलता है डीयू उस सर्किट में, तो तो किस उसमें कॉलेज गए थे आप वहाँ पे। महाराजा अग्रसेन कॉलेज एक है, महाराजा, अच्छा। अच्छा। वसुंधरा इंग्लिश बिहार में। तो मेरा मतलब 15% का रिलैक्सेशन देते हैं वो लोग आपके नंबरों पे। मेरे आए थे सर 68%। तीसरा बच्चा हूँ मैं घर का, सबसे छोटा। तो सबसे निकम्मा निहायती जो हो सकता है। मेरी बहनें दोनों 90s में थी और मैं मतलब हम्म। 90% स्कोर करती थी और मैं 68 लाया था। तो 15% देने के बाद जाके मुझे डीयू का एक कॉलेज मिला था, महाराजा अग्रसेन, जिसमें मैंने मैथमेटिकल साइंस की। और क्योंकि मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट था उसके साथ कि मुझे 3 साल थिएटर सोसाइटी में रहना है, तो मैं वहाँ पे थिएटर करता था। और मेरे को सच में थिएटर बहुत ज्यादा करने का मन था, पसंद था, क्योंकि तो ये एनएसडी। आप ही को आपको लगता है कि वो थ्री इडियट की तरह आपने बोल दिया, जैसे बोलते 68% और 90%, कितना अंतर, ये आपको लगता है या मतलब घर वालों का परसेप्शन है ये सोसाइटी का। नहीं नहीं, घर वालों का परसेप्शन अगर देखा जाए तो 3 इडियट्स के तीनों इडियट मेरे पे ही लग जाएंगे। मैं ओके। तीनों के काम पूरा कर रहा हूँ। अच्छा। मगर डीयू में एडमिशन बहुत मैं बहुत ज्यादा एम्बिशियस था उसके लिए, बिकॉज मेरी दोनों बड़ी बहनें डीयू की पढ़ी हुई है। मेरे पापा ने डीयू से पढ़ाई की है, मेरी मम्मी उसी क्षेत्र में पढ़ाई वढ़ाई करके। मेरे मम्मी पापा दोनों वर्किंग हैं। वी कम फ्रॉम जैसा कि बोला जाता है कि एक ब्यूरोक्रेटिक फैमिली है। मेरे पापा होम मिनिस्ट्री के अंडर सेक्रेटरी हैं, मेरी मम्मी आर्किटेक्ट है। ओके। मेरा इस पे एक जोक भी था मेरे पहले स्टैंड अप वीडियो में कि मेरी मम्मी आर्किटेक्ट है, मेरे पापा होम मिनिस्ट्री के रिटायर्ड अंडर सेक्रेटरी है, ओके। मेरी बहन अपनी लाइफ में बहुत अमेजिंग करी है, उनके बाद आता हूँ मैं। तो आई राइट। अंडरस्टैंड कि तुषार कपूर को अपने घर पे कैसा लगता है। तो जो मैंने ओके। कॉमेडी, तो ये हाँ, मेरा सुना था इंट्रोडक्शन। हमने वो, हमने सोचा वो इट वाज मेड अप, बट वो आपने लाइफ से ही उठाया। हाँ, तो हाँ। वो मतलब वो एक एक परसेप्शन ही था। लेकिन हम्म। उसके बाद 2015 में जब ग्रेजुएशन पूरी हुई, मैं समझ सकता हूँ अरुण जी शायद इस चीज से काफी वाकिफ रखते होंगे। एनएसडी में ना एक एटमॉस्फेयर होता है थिएटर का कि एक तो वो लोग होते हैं जो जेन्युइनली, जिनको हम बोलते हैं थेस्पियंस,
हु ब्रीथ एंड लिव थिएटर, वैसे लोग होते हैं। और एक होते हैं कुछ वानाबी कॉलेज के बच्चे, जैसा कि मैं था, कि मुझे एक्टिंग करनी है क्योंकि मुझे हीरो बनना है। और मैं नहीं मानता इसमें कुछ गलत है सोचना, क्योंकि आप कहाँ से आए हो ये बहुत मैटर करता है। मैं जहाँ से आया हूँ, मेरे को लगता है कि आप एनएसडी चला गया मैं, वहां तो शाहरुख खान की फोटो लगी, अब मेरी लगेगी, मैं शाहरुख खान बनूंगा। मैंने कुछ ज्यादा सोचा नहीं। लेकिन हम लोग के थर्ड ईयर में एक संगीत बाल कला संगम करके एक फेस्टिवल होता है एनएसडी में। उसमें हम लोग अपना स्ट्रीट प्ले कर रहे थे वहां पे, और पीयूष मिश्रा जी आए थे वहां पे। तो अच्छा। उनसे पहली बारी उस उम्र में बात होना, आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि ऐसा हो पाया। उन्होंने एक चीज बोली थी कि अगर तुम्हें थिएटर पसंद है तो एक चीज याद रखो कि थिएटर में पैसा नहीं है अभी। तो कल को ऐसा आर्टिस्ट मत बनना जो आर्ट फॉर्म को गाली देता है कि मैंने तो थिएटर ले लिया इसलिए मेरे पास पैसे नहीं है। अगर तुम्हें पसंद है तो आर्ट को पसंद करो। और जी। वो मेरे लिए बहुत बड़ा आई ओपनर था कि नहीं, मैं समझ गया था कि मेरे लिए, जैसा कि आपने बोला कि कमर्शियल एंगल कितना इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था हमेशा से। क्योंकि और मैं ऐसा सोच रहा हूँ उसमें कुछ गलत नहीं है, आप पैसे कमाना चाहते हो तो उसमें कुछ गलत नहीं है, हम सबको अपने अपने एम्स होते हैं। तो मैंने सोचा थिएटर नहीं करूंगा मैं, मैं ये कर लेता हूँ, मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चला जाता हूँ, ये सब मेरा कप ऑफ टी नहीं है, मैं वही करूंगा, नौकरी, अच्छे पैसे कमाने, ये सब वो सब। तो मैंने एक साल का ड्रॉप लिया 2015 में, और काफी फ्रीलांस काम किए थे मैंने उस दौरान दिल्ली में। आईसीसी वर्ल्ड T20 हुआ था, उसमें मैं हॉस्पिटैलिटी मैनेजर था। अच्छा। और श्रीलंका, अफगानिस्तान एंड अ फ्यू टीम्स। तो पीयूष मिश्रा जी से आप इंस्पायर उस सेंस में हुए, और फिर लेकिन आप, मैं देख रहा हूँ फिर आपका झुकाव पैसे की तरफ भी हो रहा है, तो कहीं आप सरकास्टिक भी हो रहे हैं और फिर उसके बाद फिर कहीं आप उस सिस्टम में उसके पार्ट भी बन जा रहे हैं। तो इसका बैलेंस कैसे कर रहा है आपका जो अंदर का अक्षय है? जी, मैं ये जानता हूँ सर कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक ब्यूरोक्रेटिक फैमिली से हूँ। मेरे पापा हमेशा से मुझे यही बोल के बड़ा किया उन्होंने कि फिल्म लाइन ना बहुत खराब होती है, ये हम्म। सब चीजें ना बहुत वैसी होती है। दिल्ली में एक नोशन होता है, मेरे पापा, हम्म। मेरी मम्मी, उन लोग की अपनी स्ट्रगल रही है। तो मेरे ना, एक मैंने अपनी लाइफ में एक उसूल माना है, एक लाइन है जिसको मैं बहुत मानता हूँ कि योर डेफिनेशन कम्स फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। जी। आपकी जो डेफिनेशन है आपका एक्सपीरियंस। अगर आपका 6th क्लास में ब्रेकअप हो गया है बहुत सच्ची मोहब्बत से, तो आप हम्म। कहेंगे प्यार यार सब धोखा है, पढ़ ले बेटा मौका है। अरे, लेकिन तो आपका कहीं हुआ क्या या चला सही? हाँ। मेरा सर 2015 में ब्रेकअप हुआ था ग्रेजुएशन के बाद, जिसके बाद ओके। वो एक साल होता है ना हर लड़के की लाइफ का, जब वो लड़के से आदमी बनता है। वो जो साल है 2015-16 के आसपास ही आप देख रहे हैं कि उसके आसपास ही आप कॉमेडी में करना भी शुरू करते ही होंगे, उस तरह से कॉमिक परफॉर्मेंसेस में, ओपन माइक में जाना शुरू करते होंगे। उसमें हम आपसे जानना चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी का जो इमरजेंस हुआ है, जो अगर हम देखें कि 1990 के बाद से लेकर के लगातार जो टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, टेलीविजन का बाद आया, द ग्रेट डिटेल आफ्टर टेलीविजन शो आया, और उसके बाद में फिर न्यू मीडिया का इमरजेंस होता है, जिसमें आप जैसे लोग जो कॉमिक परफॉर्मेंस, थिएटर से कॉमिक परफॉर्मेंस में आते हैं, तो वो सारी जर्नी को आप कैसे देखते हैं उस समय पे, जब 2015 में आप डिसाइड कर रहे थे कि अच्छा थिएटर की बजाय कॉमिक परफॉर्मेंस की तरफ जाना है, तो वो जो डिसीजन था, उसमें आप इस ओवरऑल टोटलिटी को कैसे देखते हैं? न्यू मीडिया का, टेलीविजन का, टेक्नोलॉजी का, और फिर अपने आप कहाँ पे कैसे देखते हैं? जो मैंने आपको बोला ना कि लड़के से आदमी बनने की जो जर्नी है, वो 2015 में मैं मानता हूँ शुरू हुई है, और वो अभी तक चल रही है, और वो आगे तक चलेगी। क्योंकि हर दिन एक आपके लिए रियलाइजेशन होता है, हर एक्सीडेंट से आपको कुछ रियलाइजेशन होता है। जब मैं एमबीए कर रहा था तो हमारे यहाँ वो था फ्रेशर्स, जिसमें वो था कि 4 मिनट की परफॉर्मेंस देनी है। और उस दिन मैंने जाकिर खान का यूट्यूब पे वीडियो देखा था, लेकिन तब जियो धन धन आदन नहीं था। तो घर हम्म। के वाईफाई मैंने देखा था दिल्ली की लड़की, जो इंडिया का माना जाता है पहला स्टैंड अप वीडियो वायरल हुआ था, जो हम्म। AIB पे रिकॉर्ड हुआ था, जिसमें जाकिर खान का वो जोक था कि अच्छा हम्म। ठीक है वो। तो वो देख के मुझे लगा था कि यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ। और उस दिन मैंने पहली बार स्टेज पे स्टैंड अप किया था, जो मेरे लिए थिएटर की टर्म्स में हम बोलते हैं मोनो एक्ट। ओके। हम लोग थिएटर में स्टेज पे उसको मोनो एक्ट बोला कि तो मोनो एक्ट है, इसमें स्टैंड अप क्या डिफरेंट है, तो बहुत इजी चीज है, ऐसा मैंने मान लिया था। और मैंने हम्म। किया, और पहली बारी जब स्टेज पे मैंने किया था तो वो 4 मिनट बोल के मैंने 20 मिनट परफॉर्म किया था, वो बहुत अच्छा गया था। मुझे लगा कि अब जाकिर खान तुम्हारा कंपटीशन आ चुका है, अब तुम डर जाओ। क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इसकी इंट्रिकेसीज क्या है, कितना मुश्किल है। हाँ। 6 दिन बाद पहला ओपन माइक करने के लिए गया, जुबली हिल्स करके एक जगह है हैदराबाद में, और 3 मिनट का स्पॉट मिला था। 22 किलोमीटर दूर गया था मैं बाइक से। हम्म। उस 3 मिनट के स्पॉट में मैंने 1.5 मिनट परफॉर्म किया, और मैं घबरा गया, स्टेज फ्राइट हो गया, उतर गया। और फिर मैंने 1 साल तक नहीं किया, क्योंकि वही एक कुशनिंग जो होती है ना घर पे, कि नहीं हो रहा छोड़ दो, थिएटर नहीं हम्म। हो रहा था तो स्टैंड अप भी छोड़ दो, मैं नहीं करना, मेरे को ये भी नहीं हो रहा, नौकरी करता हूँ मैं।
तो लेकिन देवदास वाला कौन, बाबूजी ने बोला ये देवदास छोड़ वाला, दो, सब हाँ, छोड़ कि दो। मैं सैड हो जाऊंगा तो कोई ना कोई आके मेरी हेल्प कर ही देगा, ये वाला नोशन जो हम हम्म बच्चों का होता है। मैं मानता हूँ हम प्रिविलेज्ड हैं कि हम्म इतनी पढ़ाई करने का हमें मौका मिल रहा है, और प्रिविलेज ही जी है जो आपको एक बैकअप कुशन देती है। हम्म लेकिन उसके बाद एक कॉमिक कॉन करके इवेंट होता है जो वो हम्म हैदराबाद का होता है, उसमें दे इनवाइटेड टू ऑफ द फेमस कॉमिक्स, एक हम्म EIC का और AIB का था, और तीसरा मैं था। हम्म उन्होंने मेरे को फेसबुक से ढूंढा था, तब हैदराबाद में शायद ज्यादा कॉमिक्स नहीं थे क्या, लेकिन जब मैं वहां गया हम्म हूँ मैंने स्टेज पे 3 बड़े बड़े पोस्टर्स देखे जिसमें एक मेरा था, और मेरे हम्म को कोई जानता नहीं है। तो हम्म वहां से मुझे लगा कि अच्छा ऐसा है क्या, और साइड में लोग एकदम भीड़ लगा के भागे कि कैरी मिनाटी आया है, तो तब कैरी हाउ मिनाटी was really big in terms of YouTube. Today also he is, but तब राइट इंटरनेट धनाधन नहीं हुआ था तब तक भी। उस समय ना वर्ड ऑफ माउथ बहुत होता था इंडिया में, स्टैंड ओके अप कॉमेडियंस के नाम पे। हम लोग अगर पूरी हिस्टोरिक पैटर्न निकालें पिछले 25 साल का, तो हम्म देयर वाज द ग्रेटेस्ट, द लेजेंड जॉनी लीवर। आई हम्म वोंट टेक अ फ्यू नेम्स, बट देयर आर पीपल जिन्होंने जॉनी लीवर की पूरी पूरी स्क्रिप्ट 1998 के एक्ट की लाफ्टर चैलेंज में परफॉर्म की थी, द ओके ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में, और हम्म उस एपिसोड में जॉनी लीवर उनके सामने बैठे हुए हैं। हम्म आप जाकर देखेंगे वो एपिसोड, आप कहेंगे कि यार ये जॉनी लीवर कितना लेजेंडरी इंसान है कि उसी हम्म की स्क्रिप्ट के सामने करें, जस्ट बिकॉज उस वक्त यूट्यूब या इंटरनेट नहीं था, 2002 की बात है, हम्म तो किसने कभी क्वेश्चन नहीं किया। ये तो आज हम्म जब हम 1998 में सेम स्क्रिप्ट देखा, हम लगा अरे ये 1998 में जॉनी लीवर कर चुका है, और अभी सेम तक के मैं फलाने बंदे को लेजेंडरी मान रहा था। हम्म तो जो इंटरनेट का एंट्रेंस था, जो इंटरनेट का अच्छा हाँ पेनिट्रेशन है, वो काफी हद तक ना ये चीज खोलने लगा। जो आपका सवाल है कि उस या टाइम पे ये चीज कैसे ट्रैवल कैसे कर। एक परफॉर्मेंस आपने जो यूट्यूब पे परफॉर्म किया था, और उसके बाद आपने उसी द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज शो पे भी परफॉर्म किया था, एंड द काइंड ऑफ चेंज यू ब्रॉट इन दैट परफॉर्मेंस व्हेन यू परफॉर्म्ड ऑन द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, वो जो चेंजेस हैं वो कैसे आते हैं, और उसमें आप किन चीजों का ध्यान रखते हो, एंड इज दैट पार्ट ऑफ द सेंसरशिप द थिंग यू आर टॉकिंग अबाउट, और इज द पार्ट ऑफ द सेल्फ सेंसरशिप? हमें वो उसी परफॉर्मेंस का एग्जांपल देते हुए थोड़ा सा बताएं। सर लाफ्टर चैलेंज ना जुलाई में शूट हुआ था। मेरे को लाफ्टर चैलेंज नहीं करना था, मैंने उससे पहले गुड नाइट इंडिया किया था, और मुझे पता है कि टेलीविजन की ऑडियंस और इंटरनेट की ऑडियंस में जमीन आसमान का फर्क है। मेरा इंटरेस्ट नहीं था लाफ्टर चैलेंज, लेकिन जैसा कि आप भी समझते होंगे कि गाजियाबाद जैसे क्षेत्र में एक ब्यूरोक्रेटिक फैमिली के लिए इतना मैटर नहीं करता कि यूट्यूब पे 10 मिलियन हो रहे हैं, उनके लिए मैटर करता है कि लड़का टीवी पे आ गया। तो इसलिए मैंने लाफ्टर चैलेंज किया, और उससे पहले मैं एक रैम्बो नाम का सेट बना रहा था, जो कि एक कहानी, एक जगह मैं परफॉर्म करने जाता हूँ जहाँ पे कुछ गुंडे हैं और वो कह रहे हैं कि अब तू परफॉर्म कर, हम तेरे को बताएंगे कि तू फनी है या नहीं है। तो वो मैं एक सेट लिख रहा था, जो जुलाई में मेरा टूर शुरू हुआ था, 8 जुलाई से। और मेरे को वो पूरे टूर में प्रैक्टिस करना था वो सेट, और उसके बाद 20 अगस्त को रिकॉर्डिंग करनी थी, डालना था, ये प्लान था। बागबान में ना मेरा एक जोक था, मेरा एक पर्सपेक्टिव था। अगर आपने बागबान देखी, आपको याद है बागबान हाँ मूवी, जिसमें अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी जुदा हो जाते हैं, और फिर 6 महीने बाद दिखाते हैं, दो गरीब लोग मिलते हैं हम्म रेलवे स्टेशन पे, रेमंड्स का सूट पहन के, दो गरीब लोग, हम्म और गरीब लोगों की तरह डिसाइड करते हैं कि चलो गाड़ी खरीदने चलते हैं। हाँ ये सीन हमको याद हो गया, अमिताभ बच्चन को धक्का देता है, और हाँ फिर सलमान खान की एंट्री होती है, वो ऐसे आके बचाता है, वो कहता है कि पकड़ते बाबूजी का इसने मार दिया। हम्म तो मेरा जोक ये था कि एक गाड़ी की वजह से एक इंसान को चोट लगती है, जी एंड गेस हु कम्स टू बी द सेवियर? हम्म सलमान खान। इजंट दैट हम्म आयरॉनिक? ये मेरा हम्म जोक था। तो मैं लाफ्टर चैलेंज में ये जोक करने के लिए गया, तो प्रोड्यूसर मुझे वैनिटी में लेके गए। हम्म उन्होंने मेरे को बोला कि वैनिटी कैसी लग रही है, मैंने कहा सर बढ़िया है, बीइंग ह्यूमन लिखा था हर जगह। कहते हैं कि तुम्हें पता है किसकी है? मैंने कहा हाँ। कहते तुम्हें लग नहीं रहा कि तुम उनके प्रोडक्शन हाउस में आके उन्हीं पे जोक मार रहे हो तो तुम पे कुछ नहीं होगा? तो मुझे समझ में आया, ओके अब स्टेक्स थोड़े से बढ़ गए हैं, कि हम्म अभी मैं जो कंटेंट कर रहा हूँ वो यूट्यूब के लिए नहीं है, वो टेलीविजन के लिए है। तो मैं, हम्म अगर आप ये डिफरेंस देख रहे हो कि कंटेंट की स्क्रिप्टिंग में डिफरेंस था, तो प्रेजेंटेशन में बहुत छोटे डिफरेंस थे। कि मैं जब स्टेज पे परफॉर्म कर रहा था यूट्यूब के लिए 20 अगस्त की रिकॉर्डिंग में, तो मैं बोल रहा था कि अमिताभ बच्चन होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। लेकिन जब मैं टीवी पे कर रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ कि बच्चन साहब आते हैं, बच्चन साहब आते हैं, क्योंकि हम्म टीवी पे ना मुझे वो प्रेजेंटेशन वैसी देनी है। अमिताभ बच्चन बोल के मैं कोई बहुत हम्म बड़ा नहीं हूँ मैं उनको नाम से बोलूं, लेकिन लेट्स बी फ्रैंक, जब हम हम्म छोटे थे तो हम हम्म सबको बनना था सचिन तेंदुलकर, हम में से कोई ये हम्म नहीं कहता था कि मैं सचिन तेंदुलकर जी बनना चाहता हूँ। हम्म वाज द लेवल ऑफ अफेक्शन दैट हम सब जिसके साथ बड़े हुए थे। राइट और टीवी पे ये चीज उन्हें समझ नहीं आती, तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, आप बच्चन साहब बोलिए, आप स्क्रिप्ट में ये हटाइए, जोक को हम्म यहाँ पे कम कीजिए, और बीच में तगड़दुम डिश भी आएगा, हम्म हम्म पर भी रिएक्ट करना है। तो हाँ, उस तरह का डिफरेंस होता है, बट मैं मानता हूँ कि आप काहे के
सॉरी टू से, बट आप काहे के आर्टिस्ट अगर आप थोड़े से मैनिपुलेशन या चेंजेस करने के लिए रेडी नहीं हो, ऐसा मुझे राइट। लगता है। और ये बहुत सब्जेक्टिव है, कई लोग को अपने स्ट्रिक्ट उसके साथ जाना होता है, दैट्स देयर कॉल। तो सर ये रहता है। थोड़ा सा खैर हमें इस कॉमिक बिजनेस के बारे में बताइए कि ये कॉमेडी का जो बिजनेस इस तरह से एक इमरजेंस हुआ है एज अ बिजनेस के फॉर्म में, उसका प्रोसेस क्या रहता है? तो सर ये 2 एवेन्यूज में काम करता है, एक डिजिटल और एक जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है कि आप लाइव शोज करते हो, परफॉर्म करते हो, आपको पैसे मिलते हैं। तो लाइव शोज 2 तरह के होते हैं, एक होता है टिकेटेड रेवेन्यू और एक होता है वो शो जो कोई ब्रांड करवा रही है। ब्रांड्स में मतलब है कि एक लोकल, जैसे द हैबिटेट है अभी जहाँ पे सब लोग रिकॉर्ड करवाते हैं, तो हैबिटेट तक पहुंचना एक जर्नी है। आज आप एक कॉमेडियन बनना डिसाइड करते हो, आप 5 मिनट के जोक लिखते हो, आप 5 मिनट के जोक्स करने के लिए ओपन माइक्स में जाते हो। ओपन माइक में जाने के लिए एक रजिस्ट्रेशन कॉस्ट होती है। कॉमेडी एज अ कॉन्सेप्ट इंडिया में बहुत नया है, और क्योंकि चीज नई है इसीलिए कंपटीशन और अपॉर्चुनिटी दोनों काफी क्लोज है। कि अगर आप आज शुरू करना चाहते हैं अरुण जी स्टैंड अप कॉमेडी, आप 5 मिनट लिख रहे हैं, तो आज से लेके अगले 1 साल तक आप सिर्फ कॉमेडी में दोगे, आपको कुछ मिलेगा नहीं। जी आपको वो 5 मिनट के लिए ओपन माइक जाना है जहाँ पे कुछ ऑडियंस हो, और वो ऑडियंस कौन होती है? आपकी +1। तो अगर 10 कॉमिक्स रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, हर कोई 250 रुपया दे रहा है रजिस्ट्रेशन का, वो 10 लोग अपने साथ 10+1 भी लेके आए हैं, तो जी ऑडियंस में मिनिमम 10 लोग बैठे हैं। जी क्योंकि आप आज अपना टाइम निकाल के, मैं पैसों की बात ही नहीं कर रहा हूँ, दीपक जी, अरुण जी, अगर आज आपको बोला जाए स्टैंड अप कॉमेडी देखने जाओ, तो आप उसको देखने जाएंगे जो थोड़ा लेजिटिमेट हो। आप ओपन माइक में पैसे देके नहीं जाओगे कि मैं किसी और के जोक्स बनवाने क्यों जाऊं, क्योंकि इंडिया में फ्रैंकली अभी वो कल्चर बना नहीं है, बट वो बन रहा है। उस ओपन माइक में जाने के बाद आप अपना कंटेंट ट्राई करते हैं, फिर आप और ओपन माइक्स करते हैं। यूजुअली लोग 35-40 ओपन माइक्स करते हैं, तब जाके उनकी 10 मिनट की एक टाइट स्क्रिप्ट बनती है जिसको वो रिकॉर्ड करने के लिए जाते हैं। फिर रिकॉर्ड करने के लिए आप एक प्रोडक्शन कॉस्ट पे करते हो, रफली 30-40 हजार रुपए लग जाते हैं अगर आप पहली बारी रिकॉर्डिंग करा रहे हैं। फिर आप उसको यूट्यूब पर डालते हैं, यूट्यूब से आपको मोनेटाइज होने में वक्त मिलता है। लेकिन यूट्यूब क्यों एसेंशियल है? मुझे ऐसा लगता है कि इट गिव्स यू दैट इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आप अपना थोड़ा सा मार्क बना सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज लाइक स्पेक्टेटरशिप कि हम जो अभी आज हम एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे थे, एक दूसरे फेलो स्टूडेंट का, रिसर्चर का फ्रॉम यूएस, एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट फैंडम की, जैसे जो स्पेक्टेटर होता है किसी क्रिकेट का, किसी मैच का, और वो फैन जो उनका जर्सी खरीदते हैं, एंड ऑन दैट बेसिस दे क्रिएट समथिंग आइडिया कॉल्ड फैंडम, जहां पर और फैन क्रिएट किए जाते हैं किसी प्लेयर के, किसी टीम के, और उसी तरह से किसी स्टार के। And we are seeing the same kind of phenomena happening in the field of comic performances as well, where the fans are buying the merchandise created by the comic performers. In case of वीर दास अपनी एक बियर बेच रहा है, और उसी तरह से एग्जैक्टली, और उसी तरह से मैंने देखा है कुणाल कामरा है, वो अपनी टी शर्ट बेच रहा है। तो ये जो एक फैन बेस अगर इसको इन जनरल समझिए, तो जो आप बोल रहे हो मुझे जो उससे समझ के आ रहा है कि कहीं ना कहीं जब स्पेक्टेटर कॉमिक परफॉर्मेंस यूट्यूब पे देखता है, तो वहां से एक फैंडम क्रिएट होता है जो आपका टिकट खरीदता है। इज दैट सो? लाइक आई मीन दैट हेल्प्स द बिजनेस ऑफ कॉमेडी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल यही है सर कि यूट्यूब आपको वो प्लेटफॉर्म है जो कि कन्वर्जन देगा। मगर इसमें भी एक फर्क है सर कि पॉन एंड गाजियाबाद की एक ऑडियंस है जो कि वो लोग हैं जो जियो धंधनादन चला रहे हैं Tier 3 Tier 4 में, जहाँ स्टैंड अप हो भी नहीं रहा है। ठीक है, तो वो देख रहे हो, वो देख के अपने दोस्तों को दिखा कि भाई देख कैसा वीडियो सा बनाया है इस लड़के ने। वो वाले लोग हैं, मजे करने के लिए देख रहे हैं, वो कभी मेरे लिए टिकट लेके नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन टिकट लेके वो ऑडियंस आएगी जो अगले वीडियो पे आएगी, लेकिन अगले वीडियो के लिए एक बेस बन गया है 5 मिलियन व्यूज वाला। आप उस पे ज्यादा क्लिक करने के लिए इंटरेस्टेड होंगे जिसकी क्रेडिबिलिटी पहले से हो। तो अगर मैं पॉन गाजियाबाद डालने के बाद एक इमोशनल स्टोरी डाल देता हूँ पेरेंट्स वर्सेस अस कोरोना वायरस पे, तो मेरा जो टिकट कन्वर्जन था वो कोरोना वायरस वाले वीडियो के बाद हुआ, पॉन एंड गाजियाबाद की नहीं हुआ। और इंटरेस्टिंगली पॉन एंड गाजियाबाद में 5 मिलियन व्यूज हैं, कोरोना वायरस पे 3 मिलियन व्यूज हैं, लेकिन टिकट मेरे पूरे टूर के कोरोना वायरस वाले वीडियो से बिके। क्योंकि वो ऑडियंस है जो कन्वर्ट होगी, जो एक्चुअली देखना चाहती है कि हम पे करके देखेंगे स्टैंड अप। बाकी लोग Is there any revenue through the YouTube as well? Like YouTube viewership से कोई जनरेट होता है revenue? जी हाँ सर, आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है जब आपके 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच आवर्स पूरे हो जाते हैं, तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। और रेवेन्यू स्ट्रीम्स रहती हैं विद रिस्पेक्ट टू आपके चैनल पे कौन सी एड्स रन हो सकती हैं। अगर मैं पॉन एंड गाजियाबाद बोलता हूँ, तो पॉन एज अ की टर्म इज अ नेगेटिव वर्ड, तो उसके ऊपर ज्यादातर ब्रांड्स अपने एड्स नहीं रन करेंगे। तो जब मैंने वो वीडियो डाला था उसके ऊपर सिर्फ एप्पल और गूगल की एड आती थी,
और कोई ब्रांड अपनी ऐड नहीं डालता था, क्योंकि एप्पल और गूगल हर जगह अपनी ऐड करते हैं। लेकिन अगर मेरा वीडियो का टाइटल ऐसा है, पेरेंट्स वर्सेस अस, क्लीशे सा टाइटल है, और उसमें कुछ ऐसी गंदगी नहीं है, अश्लीलता नहीं है, लोगों को लग रहा है कि लोग पूरा देखेंगे, तो ज्यादा ब्रांड्स उसके ऊपर बिड करेगी। अब दूसरा रोल उसमें यूट्यूब पे आपका एज अ क्रिएटर हो जाता है कि आप ऐड कहाँ कहाँ प्लेस करते हैं। आप स्टार्टिंग में प्लेस करना चाहते हैं जो स्किपेबल ऐड होता है, आप चाहते हैं कि स्टार्टिंग में वो ऐड रहे जो स्किपेबल ना हो, क्योंकि आपको पता है आपकी ऑडियंस लेजिट है, आपकी ऑडियंस सपोर्टिव है, वो पूरी ऐड देखेगी। तो जो 30 सेकंड की ऐड है वो डेफिनेटली आपको 5 सेकंड की ऐड से ज्यादा रेवेन्यू देगी। फिर उसमें भी आप मिड रोल भी रख सकते हैं कि वीडियो के बीच में भी एक ऐड आ जाए और एंड क्रेडिट्स में भी एक ऐड आ जाए। तो इस तरह से एड्स का बाइफिकेशन, जितने ज्यादा एड्स रन करोगे उतना ज्यादा रेवेन्यू रहेगा। कुछ बारी वीडियोस के ऊपर स्ट्राइक लग जाती है। अभी मैं जो ये रैम्बो बताया आपको बागबान वाला, उस वीडियो के ऊपर मेरे एडवर्टाइजर स्ट्राइक लगा दी यूट्यूब ने, जिसकी वजह से मेरे व्यूज रुक गए उस वीडियो पे। वो वीडियो पहले दिन के 16वें घंटे में 90,000 व्यूज पे था और वो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन उसके ऊपर एडवर्टाइजर स्ट्राइक लगा यूट्यूब ने और 7,000 व्यूज पर आवर की पेस से वो 200 व्यूज पर आवर की पेस पे चला गया 5 मिनट में। ओके। वो इतना बड़ा ड्रॉप हुआ क्योंकि उसके ऊपर एडवर्टाइजर स्ट्राइक लगी थी, जिसके लिए अभी ये भी मैं मेरी थोड़ा मेल्स चल रही है। समझाएंगे हम इसके बारे में, क्योंकि ये जो है ना थोड़ा हमारे और, लिए हाँ हमारे लिए थोड़ा हाँ समझाएंगे इसके बारे में बारीकी। जी। ये क्या? सर क्या है ना, एक कॉमेडियन है बो बर्नम नाम के, उनका नेटफ्लिक्स पे स्पेशल है मेक हैप्पी, जिससे मैं काफी इंस्पायर हूँ स्पेशल से, क्योंकि वो बंदा उस स्पेशल में ना यही कोशिश कर रहा है कि लोग को मजा आना चाहिए उस। और मैं भी अपने जो आपने ब्रेकअप वाली बात बोली थी उससे 2015 में मैंने एक सेट लिखना शुरू किया था, जो मैंने अपना पहला ओपन माइक के 5 मिनट में किया था। उसका नाम है क्विगी, क्विगी द कंटेंट डिलीवरी ऐप। ये मेरा एक सेट है जिसको मैं आगे जाके, अनुभव सिंह बस्सी ने एक बारी हम लोग को बोला था जब हम लोग ओपन माइक दिल्ली में करते थे, कि आप अपना पहला वीडियो तब डालो जब आपके पास 1 घंटे का मटेरियल हो जो आप लाइव शो में कर सको, क्योंकि आपका वीडियो देख के लोग आपके शो पे आ गए, अब क्या करोगे? 1 घंटे का मटेरियल होना चाहिए। तो मैं ना इसीलिए हर वीडियो में कुछ अलग ट्राई करता हूँ, और इसीलिए मैंने रैम्बो वाले सेट में एक रैंट ट्राई किया था, जो कि है रैंट ऑफ एन आर्टिस्ट, रैंट ऑफ अ कॉमेडियन। जी। तो रैम्बो जो सेट है वो मैंने रिलीज किया था। बो बर्नम एक कॉमेडियन है जो कि म्यूजिकल स्टैंड अप करते हैं। उसमें ही इज अ पियानिस्ट कॉमेडियन। तो वो उनके, आपको ही मैं रेकमेंड करूंगा, आप सिर्फ बो बर्नम सॉन्ग्स सर्च कीजिए यूट्यूब पे, एक 16 मिनट का वीडियो आएगा जिसमें उनके 5 गाने हैं, जिसको देख के आपको लगेगा कि हम लोग स्टैंड अप तो कर रहे हैं लेकिन हम इम्पैक्ट शायद क्रिएट नहीं कर रहे हैं। जो मेरा 1 घंटे का सोलो होता है उससे पहले एक ऑडियो बजता है जब ऑडियंस बैठ रही होती है, जिसकी आखिरी की लाइंस ये है कि यू कैन call my comedy crappy, but I want you guys to, I want that by the time you guys leave the room, you should not just be laughing, you should be happy. क्योंकि मैंने थिएटर किया है तो मुझे ऐसा लगता है कि एक इमोशनल इम्पैक्ट क्रिएट करने का स्कोप है हम में, इसलिए मैंने उसमें एक रैंट डाला था आखिरी के 3 मिनट में, जो कि एक कॉमेडियन का रैंट है, जो बेसिकली वो उन्हीं लोगों को बोल रहा है। असलम भाई एक हैं जिनके यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए गया है अक्षय, और वो उन्हीं को ही बोल रहा है कि ये जोक सुना, वो जोक सुना, एलेक्सा हूँ मैं, इतना प्रेशर एलेक्सा पे नहीं होता जितना एक स्टैंड अप कॉमेडियन पे होता है। और फिर वो शुरू होता है रैंट। तो वो बहुत बढ़िया तरीके से पिक हुआ था वीडियो, 18 घंटे में उसमें कुछ 90,000 के करीब व्यूज हुए थे। और फिर उसके ऊपर यूट्यूब एडवर्टाइजर स्ट्राइक लग गई, क्योंकि वो वीडियो मोनेटाइज कर रखा था मैंने। ऑफ कोर्स मैं अपने सारे वीडियोस मोनेटाइज करता हूँ तो ताकि मैं और क्रिएट कर सकूँ, लेकिन उसके ऊपर स्ट्राइक लग गई थी। और स्ट्राइक लगने के बाद महज 2 मिनट में 7,000 व्यूज 1 घंटे की रफ्तार से ड्रॉप होके 200 व्यूज 1 घंटे की रफ्तार पे पहुंच गए। तो जस्ट बिकॉज उसमें कमर्शियल एंगल नहीं था, इसलिए उसकी रीच रोक दी गई। और उसके साथ मतलब मैं मेरा यही रोना है उसमें कि मैंने 2-2.5 महीने लगाए थे उस सेट को बनाने में, और वो सेट 2 मिनट में खारिज हो गया क्योंकि उस पर एडवर्टाइजर स्ट्राइक लगी थी। मैं अभी भी यूट्यूब से बात कर रहा हूँ उस बारे में कि एग्जैक्ट रीजन क्या है, आप मुझे बता दो, सो दैट मेरे बाकी के वीडियोस पे ना लगे। क्योंकि मेरे एक और वीडियो पे लगी थी, फ्रेंडशिप के ऊपर मैंने डाला था, लेकिन मैंने जब उस पर अपील डाली तो वो हट गया ये बोल के कि एआई का मिस्टेक था, उसने लगा दिया था। मगर इस पे वो काफी एडमेंट थे कि हम ये स्ट्राइक नहीं हटा रहे हैं। मुझे रीजन नहीं समझ में आया था, बट मैंने काफी बाद में उनके आर्टिकल्स पढ़े तो उसमें लिखा था कि यूक्रेन रशिया की बात नहीं करनी। तो मेरा एक जोक था कि अगर मैं यूक्रेन तो वो रशिया 5 बार, क्योंकि वो 5 गुंडे थे। तो मैं ये मानता हूँ शायद इस वजह से वो लगा है, बट अभी तक उस पर कोई क्लैरिटी उन्होंने नहीं दी। एडवर्टाइजमेंट स्ट्राइक जिसे आप शब्द यूज कर रहे हैं, वो क्या है और इससे क्या इफेक्ट पड़ता है कॉमेडियन के रिवेन्यू? एडवर्टाइजमेंट स्ट्राइक सर ये होता है कि 2 तरह के स्ट्राइक लगते हैं। एक कॉपीराइट स्ट्राइक लगता है कि आपने किसी का गाना या कुछ डाल दिया,
मगर वो भी नहीं लग सकता मेरे में क्योंकि आवाज मेरी ही है, तो मेरी आवाज पे तो कोई स्ट्राइक लग नहीं सकता। एडवर्टाइजर स्ट्राइक लगा था। जो होता है कि एडवर्टाइजर्स के लिए वो कंटेंट अप्रोप्रिएट नहीं है। तो मुझे लगता है कि यूट्यूब का जो फिल्टर है, जो एक तरफ एडवर्टाइजर के लिए है और एक तरफ क्रिएटर के लिए है, यूट्यूब क्या कर रहा है, आपके लिए कंटेंट क्रिएट कर रहा है जिससे रेवेन्यू वो बनाता है उन एड से जो उस चैनल पे चल रहे हैं। अब अगर एड्स ही नहीं चलेंगे तो यूट्यूब उस वीडियो को पुश नहीं करेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम सब बिजनेस कर रहे हैं, हम सबको पैसा कमाना है। तो उसके ऊपर उन्होंने स्ट्राइक लगाई क्योंकि उनकी कुछ एडवर्टाइजर गाइडलाइंस के अगेंस्ट था वो वीडियो, और उस स्ट्राइक की वजह से वो चीज वहां पे लैंड नहीं हो सकती। तो मोर और लेस ये एक रैशनल रहता है। ओके, तो ये पूरा एक हमने जो अभी डिस्कस किया, तो ये रिवेन्यू का फीड होता है जिसमें आप बोल रहे हैं कि एक ऑनलाइन रिवेन्यू रहता है जो यूट्यूब परफॉर्मेंस का रहता है, दूसरा आपने बोला द हैबिटेट सेंटर हो गया, या इस तरह के और भी जो कॉमिक परफॉर्मेंस फील्ड रहते हैं वहां पे, जिस पे हमने जहां बात से की। आप परफॉर्म करके कमा सकते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैं अभी अपना पहला टूर कर रहा था, तो मैं ज्यादा नहीं 25-30 टिकट्स बेच पा रहा था। जो कि हर टिकट 250 रुपए की होती है, जिसमें अगर आप मान लो 30 टिकट बिके हैं तो 250 के हिसाब से कितना हो गया, 7,500-8,000 रुपए। उसमें कुछ कट बुक माई शो का होगा, कुछ कट किसी और का होगा, मेरी एजेंसी जो मुझे मैनेज कर रही है वो 20% लेगी। तो जो मेरा पहला टूर था वो इसलिए नहीं था कि मैं पैसे कमाऊं, वो इसलिए था कि मैं ज्यादा से ज्यादा स्टेज टाइम ले सकूं, और मेरा जो 1 घंटा क्विगी है मैं उसको टाइट करूं, क्योंकि मैं एट द एंड ऑफ द डे चाहता हूं कि किसी दिन मैं भी नेटफ्लिक्स पे जाऊं। तो जब मैं नेटफ्लिक्स को पिच करूं तो मेरे पास वो 1 घंटा इतना टाइट होना चाहिए कि नेटफ्लिक्स को ज्यादा सोचना ना पड़े कि हाँ भाई ये तो हमें लेना है। तो ये जर्नी जो है वो 1 घंटा मेरे पास फिक्स है, लेकिन जो उसके अलावा शो में 20 मिनट बचे हैं उसमें मैं वो नया मटेरियल ट्राई करूंगा जो मेरे को यूट्यूब पे डालना है, ताकि मैं यूट्यूब पे भी कुछ ऐसा फालतू सा ना डालूं। मैं एक चीज बस हाईलाइट करना चाहता हूँ। मैंने एक लास्ट ईयर इसी टाइम पे वीडियो डाला था, पेरेंट्स वर्सेस अस, कोरोना वायरस की स्टोरी। मेरे ब्रदर इन लॉ की ही पास्ड अवे बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। और उस टाइम पे सब लोग बहुत सैड थे। वन लाइन दैट आई रियलाइज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जो मैंने अपने वीडियो में भी डाली थी, कि इट टुक अ पैंडेमिक फॉर ऑल ऑफ अस टू रियलाइज दैट वी कैन बिहेव लाइक ह्यूमंस। क्योंकि उस टाइम पे आपको याद होगा हम सब इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड, एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे कि भाई तेरे को ऑक्सीजन चाहिए, मैं इंस्टाग्राम पे डाल देता हूँ। तेरे को कुछ चाहिए, हॉस्पिटल में बेड चाहिए, मैं पता करता हूँ। हम पूछ नहीं रहे थे कि पेशेंट का रिलीजन क्या है। और ये कितनी इनोसेंट चीज है जो ह्यूमन, हम जिस लिए बने हैं, हम जानवरों से अलग क्यों हैं, लेकिन ये रियलाइजेशन हमें एक पैंडेमिक की वजह से हुई। और उसके ऊपर मुझे बहुत प्यार मिला था, मेरे कुछ 75,000 सब्सक्राइबर बढ़े थे बस उस एक वीडियो से। और यही है वो वीडियो जिससे टिकेटेड ऑडियंस आनी शुरू थी। देख रहे हैं आप, हम लोग कितने, एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे हम इंसान सारे बढ़िया है। पवन एंड गाजियाबाद देख के कोई मेरा शो देखने नहीं आया, लोग देखने उस शो को आए हैं जिसपे उनका एक कनेक्ट हुआ। आप उस वीडियो के नीचे कमेंट्स देखेंगे ना, 20 मिनट के वीडियो है, पता है मुझे लंबा वीडियो बनाता हूँ मैं, लेकिन उसमें 10-10 लाइंस के लोगों ने शॉर्ट नोट लिखे हैं कि मेरे ना मम्मी का डेथ हो गया था और मैं उससे मूव ऑन नहीं कर पा रहा था, कोरोना वायरस की वजह से डेथ हुई थी, बट ये देख के मुझे ये समझ में आ गया कि मैं अकेला नहीं हूँ। तो वो एक कम्युनिटी को ना एक ऐसा फील होता है कि हाँ यार, हम सब सेम ही तो है ना भाई। आप जेएनयू में बैठे हो, मैं मुंबई में बैठा हूँ, आप जापान में बैठे हो, पर हम सबका एक ही दर्द है कि यार कोविड के टाइम पे हम सब हेल्पलेस हो गए थे। तो वो एक टच पॉइंट था जो कि मुझे लगता है कि एज अ कॉमेडियन, मेरे को लगता है, और मैं बार बार कह रहा हूँ मेरे को लगता है क्योंकि कॉमेडियंस में इतने दुश्मन आपके ऑडियंस नहीं जितने कॉमेडियंस हो जाते हैं कि अच्छा बेटे तेरे को लगता है कि तू कॉमेडी कर रहा है। तो मेरे को लगता है ठीक है, कॉमेडी इज वेरी सब्जेक्टिव। अच्छा, ये बहुत खूबसूरत उठाया आपने, कॉमेडी में ही दुश्मन, सो प्रोफेशनल दुश्मनी, इस पे थोड़ा बोलिए। सर दुश्मनी भी ऐसी होती है कि मतलब आई डोंट नो दुश्मनी इज द राइट वर्ड और नॉट, बट क्या होता है ना कि ये एक नई आर्ट फॉर्म है। मैं खुद आपको एग्जांपल देता हूँ। जब मैं मुंबई आया था, 19 अगस्त को आया था मैं आईसीआईसीआई बैंक में नौकरी कर रहा था। दिसंबर 2018 में मैंने ज्वाइन की थी। अप्रैल 2019 में मैंने आईसीआईसीआई का जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, तो एक हमारा इवेंट होता है जिसमें जोन आती है, तो वहां पे स्टैंड अप किया था, क्योंकि तब मैं ओपन माइक्स कर रहा था कैनवस लाफ क्लब वगैरह में। उस टाइम पे बस्सी जी का वीडियो वायरल हुआ था, पहला चीटिंग, और जिस दिन उन्होंने वीडियो डाला था उससे एक दिन पहले हम तीनों का शो था, मैं, बस्सी और एक और कोई था। हम तीनों ने एक जगह परफॉर्म किया था जहाँ हम दोनों ने 10-10 मिनट किए थे, उन्होंने 20 मिनट किए थे। ही वॉज द सीनियर कॉमिक तब भी। तो उस शो में ही उन्होंने बोला था कि मेरे को ना ये नहीं चाहिए कि मेरा वीडियो ज्यादा व्यूज लाए, मेरे को चाहिए कि मेरा वीडियो वायरल हो। मुझे तब इन दोनों चीजों में फर्क नहीं समझ में आया था, बट अब समझ में आता है कि व्यूज आते हैं और चले जाते हैं। आज आप एक वीडियो डालेंगे, देखिए चाय पी लो फ्रेंड्स,
चाय पी लो फ्रेंड्स में 12 मिलियन व्यूज आ गए। तो कोई मेहनत नहीं थी और हम एक मीम मानते हैं उसको। तो व्यूज की वजह से वो वायरल नहीं होंगी। वायरल वो है जो यशराज मुखाटे हुआ है कि रसोड़े में कौन था। उसने 8 वीडियोस डाले थे, उसके 6,500 सब्सक्राइबर थे और 9वां वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद आज यशराज मुखाटे को सब जानते हैं। तो सो वो एक जर्नी वाली प्रोसेस थी। बोलिए बोलिए। सो एक चीज और बताइए। सो वायरल होना, इट्स व्यूज पर नंबर ऑफ आवर, कुछ ऐसा होता है? मतलब वायरल होने को हम कैसे कैटेगराइज करते हैं? सर मैं सच में बोलूं, मैं ये चीज बिल्कुल नहीं जानता हूँ। मैं खुद मानता हूँ मैं अभी तक खुद वायरल नहीं हो पाया हूँ। मेरी इंस्टाग्राम पे अभी नहीं, 1 हफ्ता पहले एक रील हुई है। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। तो ये रैम्बो वाला सेट डाला ना मैंने, 3 महीने मेहनत करके रैंट लिखा मैंने, आखिरी के 3 मिनट में वो रैंट आता है। और जब मैं उसको अलग अलग सिटीज में करा, मुझे याद है मैं बैंगलोर में करने जा रहा था, तो ऑन द वे मैं हेडफोन लगा के मैं सर्च करता हूँ कई बार यूट्यूब पे टाइपोग्राफी हिप हॉप बीट। तो मेरा वो कंसंट्रेशन बीट्स होती हैं, तो मैंने वो लगाया और मैंने ना वो रैंट रिहर्स करना शुरू किया। फिर मुझे लगा यार 3 मिनट में रैंट कर रहा हूँ नॉन स्टॉप बिना रुके, तो ऑडियंस के दिमाग में भी प्रेशर हो सकता है। तो मैं इसको कैसे बैलेंस आउट कर सकता हूँ, बैकग्राउंड में एक बीट डाल देता हूँ। तो मैंने एक बीट बनवाई बाकायदा एक ऑडियो इंजीनियर से, और मैंने वो डाली। और कई लोग उस वीडियो के नीचे लिख रहे हैं रैप है ये, तो मैं भाई रैप नहीं रैंट है, ये एक रैंट है कॉमेडियन का। तो मैंने वो डाला, वीडियो चला, खुश हो गया, और सुबह सो के उठा तो देखा स्ट्राइक लग गई है जी। 7,000 व्यूज पर आवर से 200 व्यूज हो गए हैं। मैं अपने आप को जो इतना ज्यादा हुमा कुरैशी समझ रहा था, मैं एहसान कुरैशी जैसा हो गया हूँ। वही जो मैंने जो बोला। लेकिन मैं बड़ा सैड हो गया उस टाइम पे। और मैं वापस मुंबई आया वो वीडियो डालने के बाद, अक्टूबर में 2 या 3 तारीख को, ठीक है। अब दिवाली आ रही थी, तो मैंने, मेरा दोस्त है यश राठी, मैंने उससे भी बात की। उसने कहा भाई मुझे भी नहीं समझ में आ रहा तेरा ये वीडियो क्यों नहीं चला है, ये वीडियो चलना चाहिए था, वीडियो फटना चाहिए था। अब मुझे नहीं पता क्या हुआ, आई वॉज टोटली हेल्पलेस। तो मैंने सोचा दिवाली पे लिखता हूँ। अब आप देखेंगे जो रैंट वाला वीडियो है, उसको बनाने में मुझे 3 महीने लगे, व्यूज 1.5 लाख। दिवाली वाला वीडियो मैंने 15 दिन में बनाया था। मैंने वो स्क्रैच से राइटिंग शुरू की थी, और 15वें दिन तक मैंने उसके 9 ड्राफ्ट लिखे थे, और मुझे उसकी एंडिंग समझ नहीं आ रही थी कैसे होनी चाहिए। और जब मैं बहुत सैड हो गया था, क्योंकि घर वाले फोन करके बोल रहे हैं अरे तुम्हारे तो मिलियन व्यूज हो, उन्हें लग रहा है मिलियन व्यूज मतलब $1,000,000। ऐसा नहीं होता। ऐसा बिल्कुल, ऐसा हो तो मैं, इतना पैसा हो मेरे पास, मैं नए घर वाले ना खरीद लूं जो इतना परेशान ना हो। तो मैंने दिवाली के एंड में ना एक लाइन बोली थी कि जब तक जलेगा नहीं ना तब तक फटेगा नहीं। वो एक शाम ना मैंने अपने आप को ही समझाने के लिए बोला था, क्योंकि हमारी कॉमेडी इंडस्ट्री में बोलते हैं भाई तेरा वीडियो फट गया, तेरा वीडियो फट गया मतलब तू वायरल हो गया है। और मैं वो ना खुद को ही समझाया था कि भाई ये सब ना, मैं एक चीज मानता हूँ अरुण भाई, दीपक भाई की, जितने फकअप्स है ना लाइफ के, जब मेरे जीजा जी की भी डेथ हुई थी, मैंने अपनी बहन को भी ये बोला था कि जितने भी हमारे फकअप्स है ना लाइफ के, ये हमारी टेड टॉक के शुरुआत के 3 मिनट है सिर्फ। अभी आगे के 17 मिनट बहुत सुंदर होने वाले हैं। तो बस किसी तरह इसमें से ना निकल जाओ। तो मैं खुद को ना यही समझाता है कि जब तक जलेगा नहीं तब तक फटेगा नहीं। और वो लाइन मैंने डाली, और फिर जब मैं कमेंट्स में उसको पढ़ रहा था ना कि लोग कह रहे हैं कि ओ लोग इससे रिलेट कर रहे हैं, तो द सैडनेस इज वन थिंग जो हम सबको बाइंड करती है। और अगर मैं उसको टच करके निकल जाऊं ना, तो मैं कहीं तो पहुंच जाऊंगा, ऐसा ऐसा मेरे को लगता है। आपका सवाल था, सॉरी मैं थोड़ा डिविएट हो गया टॉपिक से। You should also, like, I mean, I'm not sure if you have used this tech talk wala description as you mentioned. आपको ये करना चाहिए किसी परफॉर्मेंस में, really it's coming out हाँ really वो good. मैं क्विगी में डालने का चाहता मैं। सो जो मेरा क्विगी का सेट है ना दीपक भाई, अरुण भाई, वो 1 घंटे की स्टोरी है जिसका ग्राफ लाफ में ऐसे ऐसे चलता है, और बीच में एक डिप आता है बहुत ज्यादा, जहाँ पे मैं मेंटल हेल्थ पे चला जाता हूँ। 2 मिनट में ऑडियंस को बोलता हूँ कि अभी कोई जोक है ही नहीं, और तुम जोक, मैं तुम्हें 2 मिनट के पैसे भी रिटर्न कर दूंगा, लेकिन ये जोक नहीं है, ये एक सैड स्टोरी है, ये सुनो। और वो बहुत डीप जाती है, जाती जाती है। जो उस सेट का सबसे डिप है ना वो वही है, और मात्र 30 सेकंड में उस सेट का जो सबसे बड़ा पीक है वो भी वही है। तो Wow. मैं वो क्रिएट करना चाहता हूँ एटमॉस्फेयर, कि बाय द एंड ऑफ द शो यू शुड नॉट बी जस्ट लाफिंग, यू शुड बी हैप्पी, शुड बी हैप्पी अबाउट द सेल्फ। की मतलब मैं एक बात अपने दोस्तों को भी बोलता हूँ कि दीपक भाई, अरुण भाई, आप लोग को ले भी, कि ना हम सब, आप दोनों, आपके दोस्त, हम सब ने ना अपनी सर्वाइवल की स्ट्रगल खत्म कर ली, हमें पता भी नहीं है। अभी हम सब अपनी डिजायर की स्ट्रगल कर रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर की नौकरी रखना बहुत मेरे घर में प्रिविलेज की बात थी। जब मेरे पिताजी का मुझे फोन आया था, मेरा आखिरी दिन था ऑफिस में 26 मई, उन्होंने मेरे को कॉल किया था कि यार मेरा फ्रेंड है गुलशन, उसकी वाइफ का मुझे यूएस से कॉल आया है कि मैंने अक्षय का वीडियो देखा पेरेंट्स वर्सेस अस, बड़ा अच्छा लगा यार,
तो तू एक काम कर, और मैं वैसे करता हूँ जहाँ बाप बेटे ज्यादा बात नहीं करते आपस में। तो वो बोला कि एक काम कर, तेरे को याद है 11th में तूने मुझसे बात की थी कि साइंस नहीं लेनी, कॉमर्स लेनी है, वो वाली कॉन्वर्सेशन डालना किसी वीडियो में। तो मुझे लगा अरे अब तो हम बात कर रहे हैं, हम दोस्त हो गए। तो मैंने कहा पापा एक बात बताऊं, मेरा आज लास्ट डे ICICI बैंक में। उस दिन के बाद से हमारी दोस्ती खत्म हो चुकी है वापस से कि ये लेकिन मतलब वही चीज है कि ये सब ना बहुत सब्जेक्टिव है कि आप किस चीज को लेते हैं। लेकिन एक चीज जो हम सब में कॉमन है, हम सबको बाइंड करती है, वो है सैडनेस। हम सब गुर्बत में रहते हैं, हम सब बहुत सैड रहते हैं, और अगर वो सैडनेस हम टच कर लेना एक दूसरे की, तो बहुत स्कोप है। चाहे कुछ भी चीज हो, चाहे कोई भी चीज हो, हम उसमें किल कर सकते हैं। सैडेस्ट सॉन्ग्स, एम्प्टीनेस, हार्ट ब्रेक जब हमारा हुआ था, हम सबका हार्ट ब्रेक क्या था? तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना, आपने भी सुना होगा दीपक भाई, मैंने भी सुना है, अरुण भाई आपने भी सुना है, उस लड़के ने भी सुना है जिसकी बंदी नहीं है, पर उसको ये गाना पसंद है। हम चाहते थे हमारी बंदी बने ताकि हमारा ब्रेकअप हो और हम ये गाना और फील कर सके। अच्छा, बंदी बंदी वापस आएगी नहीं फिर आपके फेम आने के बाद? सर मेरे क्विगी स्पेशल में मैं उस लड़की का नाम लेता हूँ पूरा। ये सेट शुरू अच्छा। ऐसे होता है कि मेरी एक्स थी 3 साल पहले, दिल्ली से मुंबई आई थी, मैं नाम नहीं लूंगा, देवांशा। और हम्म। फिर मैं ओ शिट मैंने नाम ले लिया। तो जब पहली बारी मैंने देवांशा को ये सेट सुनाया तब ये 10 मिनट का था, अब ये 1 घंटा 10 मिनट का है। तो देवांशा 20 अगस्त की रिकॉर्डिंग में भी आई थी जब ये, क्योंकि मैं अपनी रिकॉर्डिंग तो कर ली, ऑडियंस आई है उसको भी तो मजा आना चाहिए, तो मैं क्विगी भी परफॉर्म किया था, मुझे वो चाहिए नहीं था इंटरनेट के लिए। मगर उस दिन देवांशा आई थी और वो सबसे आगे बैठी थी और वो एंजॉय कर रही थी। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये एक आर्ट फॉर्म है, ये एक फिक्शन है। और देवांशा नाम की सिर्फ एक इंसान नहीं है दुनिया में, बहुत सारे लोग हैं। और बहुत बेसिक चीज है सर ये, सचिन तेंदुलकर, हम सब सचिन बनना चाहते हैं, सचिन पेलगांवकर भी बन सकते हैं हम लोग। ये तो आपको है ना, आप नाम को कैसे लेके जा रहे हो अपने अंदर। तो बंदी वाली चीज अच्छा सा है। हाँ आप जी। एक प्रस्तुत कर रहे हैं क्विगी, ये क्या है? ये हमें बताइए इसके बारे में थोड़ा, किस तरह का परफॉर्मेंस? सर क्विगी मेरा 1 घंटा सोलो है, जिसका नाम क्विगी द कॉन्डम डिलीवरी ऐप है। और उस ऐप की, जस्ट लाइक स्विगी, इट हैज अ टैगलाइन कि वी कम बिफोर यू डू। ओके। और फिर वो कहानी शुरू होती है कि मैंने ऐप क्यों बनाई थी, मेरी बंदी थी, मेरा ब्रेकअप हुआ, ब्रेकअप होके मैं सैड हो गया। और पैंडेमिक के दौरान की बात है, मैं 3 महीने मुंबई में अकेला था, और तब सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड हुआ था। तो मैं नेचर में, जब आपके आसपास नेगेटिव होता है तो आप नेगेटिव होते हो, फिर यहाँ पे वो डिप आता है सेट का, जब मैं एकदम ही सैड हो गया हूँ। और फिर उस रात जब मैं आत्महत्या करने वाला होता हूँ, मेरे गले में फंदा होता है, मैं कूदने वाला होता हूँ, और मेरे दोस्त निशांत का फोन आता है। रात के 2 बज रहे हैं, मैं फोन उठाता हूँ और मैं बहुत बिल्डअप बना देता हूँ, ये इस सेकंड पे एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। मैं बहुत बिल्डअप बनाता हूँ, मैं कहता हूँ मैंने फोन उठाया, मैंने फोन उठाया, मैं बोला हेलो। तो रात के 2 बज रहे हैं, मेरे बेस्ट फ्रेंड निशांत ने फोन किया, उसने फोन उठा के कहा कि हाँ भाई एक बात बता, दिन में 6 बार हिलाते हैं तो कमजोरी होती है क्या? और यहाँ से ना फ्लिप हो जाता है पूरा सेट कि यही तो तुम्हारा दोस्त है, उसे कुछ नहीं पड़ा तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, मगर उसके इस एक कॉल ने मुझे बचा लिया है। और अब मैं यहाँ पे एक बिल्डअप बनाना शुरू करता हूँ कि मैंने फिर एक पोएम लिखी है अबाउट मैस्टरबेशन, और फिर वो पोएम होती है जो कि इस सेट का पीक होती है। अब मैं ये सेट यहाँ भी खत्म कर सकता हूँ, लेकिन फिर मैं कहानी कंप्लीट करता हूँ कि मुझे एक दूसरी लड़की मिली मेरी लाइफ में, जो फिर से मेरी लीग के बाहर थी, हुआ हुआ वही क्लीशे स्टोरी। और एंड में जो मैं अपने हर सेट में कोशिश करता हूँ कि कहानी सर वो है जिसमें हम जब कहानी को पसंद करते हैं ना, तो हम चाहते हैं बाय द एंड ऑफ इट जो मेन कैरेक्टर है ना वो जीत जाए। हर कहानी में हम यही चाहते हैं कि जो कैरेक्टर मुझे पसंद आया वो जीत जाए। इसलिए गेम ऑफ थ्रोन सीजन 1 में जब नेड स्टार्क मरा था, हम सबको ऐसे मायूसी हो गई थी कि हमारे घर का कोई बड़े की डेथ हो गई है। ये है, हम सब हैं सैड अंदर से। तो उस तरह से मैंने क्विगी पूरा बनाया, मैं उसको और कर रहा हूँ, मैं उसको और 2-3 साल लगा, मैं कभी उसे यूट्यूब पे नहीं डालूंगा। तो ये जो कॉमिक स्पेक्ट्रम है हमारे देश में अगर देखें तो इसमें अलग अलग तरह के कॉमेडियंस हैं। किसी का मानना है कि हम अंदर से सैड है, किसी का मानना होगा हम अंदर से हैप्पी हैं, किसी का मानना होगा हम अंदर से कैसे भी हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, या फिर केवल पैसा कमा लो भाई, क्या रखा है अच्छी बात कहने में, किसी को खुश रखने में सब बेवकूफ हैं। जो भी है, अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना हो सकता है। आप इस पूरे स्पेक्ट्रम में अपने आप को कहाँ पे देखते हैं? वेयर डू यू लोकेट योरसेल्फ इन दिस होल स्पेक्ट्रम ऑफ कॉमिक परफॉर्मेंसेस इन इंडिया? भाई मैंने ना जब कॉमेडी शुरू की थी तो कोई मेरा पर्पस नहीं था, लेकिन पेरेंट्स वर्सेस अस कोविड वीडियो के कमेंट्स पढ़ने के बाद, वीडियो बनाने के बाद नहीं, कमेंट्स पढ़ने के बाद मुझे मेरा पर्पस समझ में आया कि भाई आई हैव टू क्रिएट अ चेंज इन अ वे कि लोग इतना, इफ आई में से, जो रोना मचा के रखते हैं ना जिंदगी को लेके। अभी
मैं कुछ दिन पहले दिल्ली में था, अपने दोस्तों के साथ बैठा था, तो वो कहता है यार बताओ उसने ऐसा कर दिया, ये है वो है, और बहुत देर तक ना बड़ी पेटी इशू की बात करके ऐसे सारे 6 लोग परेशान हो गए। मैं कहा भाई गुजरात में पुल गिर गया है, 150 लोग मर गए हैं, तो तू उसके बारे में सोच रहा है एक भी बारी? तो हम इस चीज पे हंस दिए। अब कई लोग मुझे ये कह सकते हैं कितना इनसेंसिटिव है, किसी की डेथ पे हंस रहा है। नहीं भाई, मैं इस फैक्ट पे हंस रहा हूँ कि हम लोग की चॉइसेस क्या है रोने की, और ये हमारे हाथ में है कि हम किस बात पे रोना चाहते हैं। और बड़ी अच्छी चीज है कि दो दो लोग जो सेम, आप फेल हो गए एग्जाम में, ठीक है, दीपक भाई ने टॉप मार लिया है, आप सैड हो, लेकिन अगर मैं बताऊं ना कि अरुण भाई मैं भी फेल हो गया हूँ तो थोड़ी देर तो हम लोग हंसेंगे कि हाँ यार साथ में फेल हो गए। और ये चीज तो हमने स्कूल में ही समझ ली थी, तो अब इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हैं? तो मेरा पर्पस कॉमेडी का, मैं किस स्पेक्ट्रम में अपने आप को मानता हूँ, मैं उसमें मानता हूँ कि मैं एक इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहता हूँ अपने हर सेट से। मैं, मेरे को लगता है कई लोग लिखते हैं कि सार्कास्टिक या फनी तरीके से या अप्रिशिएट करते हैं कि अक्षय भाई आते हैं और अपने वीडियो के एंड में कुछ ज्ञान चोद के चले जाते हैं। तो मैंने अपने एक वीडियो में ये डाला भी है, शादी वाले वीडियो में मैं एक इमोशनल सी लाइन बोलता हूँ, लोग अपलॉज ब्रेक देते हैं, फिर मैं बोलता हूँ पर ज्ञान तो मैं भी चोद रहा हूँ ना, पहले तो मैं चूतिया था तो मैं ये कह रहा हूँ कि तरह का हाँ। मुझे याद आ रहा है, आपने वो लड़की को लेकर के भी ना, कि वो जो लड़की हाँ डरती हाँ है, हाँ, मुझे याद आ शादी रहा है। वाला वीडियो है, हाँ, हाँ। उस पे भी स्ट्राइक लगा दी यूट्यूब ने, एडवर्टाइजर स्ट्राइक, तो वो 1.5 मिलियन पे रुक गया। नाइस नाइस। मैं एक सवाल जो इम्पोर्टेंट है पूछना, ये कि व्हाई दिस कॉमिक परफॉर्मर्स रिफ्रेन इन सीइंग कॉमेडी इन पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया? मतलब क्यों कॉमिक परफॉर्मर जो हैं, व्हाई डज दे रिफ्रेन इन सीइंग कॉमिक इन डे टू डे लाइफ ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया? तो उनको पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स जो है उसमें कॉमेडी क्यों वो नहीं देख पा रहे हैं, क्यों नहीं देखते हैं? इसका सर यही रीजन है कि अगर आप मुझे एक भी नाम एग्जांपल देके बता दें ऐसा कमेडियन जिसने किसी पॉलिटिशियन की बात की हो और वो नेगेटिवली सुर्खियों में नहीं आया, मैं एक नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन मुझे याद है एक एक कमेडियन थे जिनके ऊपर बहुत ज्यादा हुआ था। तो एक चैनल ने चलाया था, कॉमेडी जिहाद होने लग गया इंडिया में। और जब ये टर्म आ गई थी ना, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। मैंने ना एक वीडियो डाला था फ्रेंडशिप करके, जिसमें एक कैरेक्टर है रोहित, फिक्टिशियस है, ठीक है। मेरे 9 दोस्त हैं रोहित नाम के, और उस स्टोरी में मैंने रोहित वो बंदा दिखाया है जो कि सबसे पैसे उधार मांगता रहता है, और एंड में पता चलता है कि उसने सबसे ले रखा है। और वो वीडियो बहुत मस्ती में निकल जाता है पूरा का पूरा। वो वीडियो डाला मैंने रात को 7:30 बजे, रात को 1 बजे के करीब मेरे को उस वीडियो पे 40-45 हजार व्यूज हुआ। फिर मुझे रोहित का कॉल आया, उन 9 रोहित में से जिनको मैं जानता हूँ, एक रोहित का कॉल आया कि ये वीडियो हटा दे, ये मेरे बारे में है। और उसमें ही वॉज वेरी ड्रंक, उसने बोला कि मेरी फैमिली देखेगी उसे कैसा लगेगा, तूने नहीं हटाया तो मैं कुछ कर लूंगा। अब मेरा दिमाग ना ऐसा चलना शुरू हुआ कि अगर आज इस बंदे ने कुछ कर लिया, ठीक है, तो मैं फेमस होना चाहता हूँ पेरेंट्स वर्सेस अस से, कि टूटेगा तो आवाज आ जाएगी ये लाइन से। पर मैं फेमस ऐसे हो जाऊंगा कि एक कॉमेडियन की वजह से एक इंसान ने की आत्महत्या, और इस नेगेटिव चीज से मेरे घर वालों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो उस कॉन्सिक्वेंस से। मिडिल क्लास लोग यही सोचते हैं ना सर कि माँ बाप को कैसा लगेगा, माँ बाप को कैसा लगेगा, तो वो चीज हो आती है। इसीलिए मैं पॉलिटिकल साइड टच नहीं करना चाहता। आप एडिट में ये पार्ट हटा सकते हो। मैं आपको एक जोक बताना चाहता हूँ। तो यहाँ मैं ये देना चाहता हूँ कि ये तो कलर आप, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, ये तो आपने अपने दिमाग में, वो ग्रीन टी शर्ट में आता तो बिग बास्केट से होता है यार। और यही एक, इसी थॉट को पिक करके मैंने शोएब वाला जोक डाला था कि शोएब और अक्षय बढ़िया बम कौन फोड़ेगा, शोएब, क्योंकि मैं सिसी हूँ। मैं सावन में मोरनी बन के छमछम नाचता था भाई, मेरे में लड़कियों वाली खूबियां हैं, मैं कैसे धमाका कर सकता हूँ। लेकिन मैं वो बात छोड़ूंगा नहीं, वो बात मैं करके जाऊंगा कि ये तुम्हारे दिमाग का गंद है, मेरे नहीं। तो मैं ये मानता हूँ कि हाँ, अगर मुझे पॉलिटिकल या ऐसा स्टांस कभी लेना है तो मैं इसी तरह से लूंगा, क्योंकि मैं बहुत छोटे परिवार से आता हूँ। मैं कॉमेडी पूरी लाइफ करना चाहता हूँ, मैं बैन नहीं होना चाहता, क्योंकि मुझे बहुत मजा आता है सर स्टेज पे। शोएब को लेकर के जैसे हम लोगों ने भी कमेंट देखे थे, तो उसमें एक दो जैसे कमेंट पहले दीपक भाई ने मेंशन किया कि बोल रहे हैं ना कि एक दो कमेंट ऐसे भी थे कि तूने शोएब का नाम ले दिया है, अब मैं तेरी परफॉर्मेंस नहीं देखूंगा, आज तूने एक सब्सक्राइबर खो दिया। एक दो ऐसा भी था कि अरे हाँ बम तो अच्छा शोएब ही फोड़ेगा। तो लाइक आई मीन, एक जो एज ए स्पेक्टेटर जो जैसे स्पेक्टेटर इसको रिसीव कर रहा है ना कि अरे ये तो कहीं वही बात हो गई कि आपका कैरेक्टर जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि हाँ शोएब भी बम फोड़ेगा, और शोएब भी बोल रहा है कि मासुदाई नेचर, जो कि हमारा आज का जो हमारा वो भी था ना कि पॉल्यूशन को लेकर के, एयर पॉल्यूशन लेकर के कि रुख क्या है। तो एक ऐसा पैसिव सा रुख जहां पर आप देख रहे हैं कि कैरेक्टर जो है वो अलग अलग कम्युनिटी से हैं, मतलब एक कॉस्मोपॉलिटन, एक क्रिश्चियन है,
एक मुस्लिम है, बट व्हाट इज देयर रोल इज क्वाइट रिग्रेसिव, लाइक आई मीन इन अ वे कि मतलब जहाँ पे वो बॉम्ब भी फोड़ने में अच्छे हैं, और ऑन द अदर साइड कि वो एयर पॉल्यूशन को लेकर के भी कोई उनको लेना देना नहीं है। तो फिर वो सवाल आ जा रहा है कि कहीं क्या अक्षय की कॉमेडी इस्लामोफोबिक तो नहीं है, कहीं अक्षय की कॉमेडी ऐसी तो नहीं है जो एयर पॉल्यूशन को लेकर के भी लोगों को बजाय अवेयर करने के उसे उसको लाइक कि एक बेपरवाही वाला कैरेक्टर को पैट्रोनाइज करना कि अरे भाड़ में जाए, एयर पॉल्यूशन को लेकर क्या पड़ा है, वो जो कि था ना कि माँ चुराए नेचर। तो व्हाट विल यू से ऑन दैट? So it's two-fold question I think। पहला है कि क्या ये कॉमेडी इस्लामोफोबिक हो सकती है? बिल्कुल। जब मैं ये सेट शुरू करता हूँ, मैं शुरू में बोलता हूँ कि शोएब मेरा दोस्त था, और दिवाली पे वो क्यों बात कर रहा है, क्योंकि तब न्यूज सिर्फ दूरदर्शन पे आती थी। वैसे अभी भी न्यूज सिर्फ दूरदर्शन पे आती है। तो वहां पे ना मैं ये पॉइंट टच करना चाह रहा हूँ कि कहानी बच्चों की है, और बच्चों को नहीं पता होता हिंदू मुस्लिम क्या है। बच्चों को पहले मैंने ये भी डाला था कि मैंने भटूरे खाए थे, मैं अपनी पाद रोक के खड़ा था। मैंने शोएब को देखा, वो भी अपनी पाद रोक के खड़ा था, क्योंकि भटूरे दोनों ने लंच में खाए थे ना। भटूरे भेदभाव नहीं करते हिंदू मुस्लिम में। मैंने ये लाइन पर्पसली कट कर दी थी एडिट में कि कहीं यूट्यूब फिर हिंदू मुस्लिम सुन के स्ट्राइक ना लगा दे। आप समझो, एआई वो ना रीड कर ले, तो वो एक चैलेंज है। लेकिन लेटर क्या होता है उस कहानी में, मैं शोएब का पहले ये कैरेक्टर दिखाता हूँ, छू के निकल जाता हूँ कि बॉम्ब कौन फोड़ेगा। फिर मैं कहता हूँ कि शोएब ने बोला है कि पटाखे नहीं फोड़ने हैं, नेचर फ्रेंडली बनो। फिर शोएब भी बोलता है, शोएब भी पटाखे फोड़े कहता है माँ चुदाए नेचर। फिर उसके बाद एंड में क्या हो रहा है, एंड में जो कहानी आगे जाती है कि वो मैकेनिक है, नहीं नहीं नहीं, वो बाल काटता है, नहीं वो इंडियन आर्मी में। अब पड़ गई गांड। तो यहाँ पे ना इट्स अ स्लैप ऑन एवरीवन जो पहले से प्री कंसीव नोशन बना रहा है। ऐसा मैंने सोच के लगा, अभी शायद हुआ या नहीं हुआ, आई डोंट नो, कि ये तुम्हारे दिमाग में है, मैं नहीं कह रहा हूँ। और एंड में जो धमाका हुआ है, जो कहानी का एंड है, वो ना शोएब ने किया ना अक्षय ने, वो अभिषेक ने किया। तो मैं इसीलिए कह रहा था कि ये कहानी बच्चों की है, और बच्चों को नहीं पता कि धर्म क्या है। तो और कॉमेडी सर्किट में ना ये बहुत क्लीशे जोक है कि शोएब बॉम्ब फोड़ेगा। मुनावर का भी एक जोक था कि मेरे पापा ने मेरी डायरी पढ़ ली थी और कह रहे थे ये क्या लिखा है, बॉम्ब बनाने के इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं। मैं जब मुंबई आया था 19 अगस्त को आया था, और पहले दिन मैं एक ओपन माइक अटेंड करने गया था, जिसके दरवाजे पे रजिस्ट्रेशन मुनावर कर रहा था। तो मैंने कहा था मैं भी परफॉर्म करूंगा, उसने बोला रजिस्टर करना पड़ता है 1 हफ्ते पहले, चूतिया। मैंने कहा ओ सॉरी मुझे पता नहीं था, मैं सिर्फ अटेंड कर सकता हूँ। कहता हाँ कर ले। फिर मुनावर से थोड़ी बहुत बातचीत होनी शुरू हुई, तो मुझे समझ में आया था कि मुनावर एक पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ कॉमेडी करता है, हर किसी का एक अलग स्टाइल है। दिल्ली में मैं था तो मैं टाइप्स ऑफ जोक करता था कि टाइप्स ऑफ गर्ल्स क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ बॉयज क्या होते हैं। यहाँ आके मैंने कहानी लिखनी शुरू की, और उसमें मुझे दो चीजें समझ में आई। एक ये कि कि कहानी वो है जो मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी कैरेक्टर्स का कोई पर्सपेक्टिव नहीं है। शोएब की भी अपनी एक कहानी हो सकती है इस पूरे किस्से को लेके, कि मैं तो चुपचाप बच्चों, वो बच्चे जो इस साइड में ना, सर एक पार्ट है जो मैं अभी डालूंगा रील्स में, कि दोनों गलियों, मैं कह रहा हूँ ना कि एक ऐसी गली होती है जिसमें मौत का नंगा नाच हो रहा है, पटाखे फोड़ रहे हैं लोग अंधाधुंध। लेकिन इन दोनों गलियों में ना एक चीज कॉमन है, एक ऐसा घर जिसमें लाइटें नहीं लगी क्योंकि पिछले 1 साल में किसी की डेथ हुई है यहाँ पे। इस घर में माँ बाप टीवी पे अवार्ड शो देख रहे हैं, और बच्चे बालकनी में खड़े होकर दूसरे बच्चों को पटाखे चलाते हुए देख रहे हैं। देख लो दिवाली कितनी सुंदर है, इवन इफ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ इट, यू आर अ पार्ट ऑफ इट। बट टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से मैंने हटा दी, क्योंकि इसमें जोक नहीं था। लेकिन ना इसमें मैं वही इम्पैक्ट चाह रहा था कि वो लोग भी जब ये वीडियो देखे ना, जिन्होंने इस बार दिवाली नहीं मनाई, वो भी समझे ये चीज कि देख लो ये जो ये यूनिवर्स अक्षय क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, इसमें ना हेटरेड नहीं है, और अनवांटेडली या कुछ भी कह लो, तुम सब इस यूनिवर्स का पार्ट हो। वो चीज आएगी मेरी रिलेटेबिलिटी से, कि मैं कितना रिलेटेबल कर रहा हूँ। दैट्स वाई माँ चुदाए नेचर, दैट्स वाई दैट जोक, बिकॉज वी ऑल ऑफ अस हैव दैट वन फ्रेंड जो बोलता है अरे माँ चुदाए नेचर, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, कि सुबह ट्वीट तो डाल दिया ना, मैंने अपना काम कर लिया है ना। दैट्स द थिंग। तो ये बहुत इंटेलिजेंट क्राफ्ट है अक्षय, जो जो आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये स्वतः आता है, या इस पे आप कहीं डिस्कस करते हैं, या यू कीप ऑन पॉन्डरिंग अबाउट सच थिंग? लाइक द वे यू आर पुटिंग थिंग्स इज वेरी, हम लोग भी शॉक थे जो आपने जोक दिया, मतलब टी शर्ट वाला। तो ये एक स्पेशल काइंड ऑफ वे वेर यू आर गोइंग इनसाइड द माइंड ऑफ ऑडियंस, एंड साइमल्टेनियसली सबके दिमाग में आप घुस रहे हैं। किसी का ग्रीन टी शर्ट है, किसी का ऑरेंज टी शर्ट है, बट आप घुस रहे हैं। तो ये दिस इज वेरी इंटेलिजेंट। ये आता कैसे? ये नेचुरल है या आपने इनकलकेट किया है? सर मुझे लगता है कि जितने लोग
स्ट्रगलिंग फेज में होते हैं ना, वो अनवांटेडली इन चीजों के अराउंड होते हैं कि आप चाहते नहीं थे कि आप जेएनयू के मुद्दों के बारे में जाने, लेकिन क्योंकि आपको पढ़ाई जेएनयू से करनी है तो आपको पता रहते हैं आसपास की चीजें, कि पॉलिटिकल नॉलेज जो आपकी है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों की नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे जितना आर्ट एंड क्राफ्ट, इस तरह की प्रिविलेज आर्ट एंड क्राफ्ट में, उतना जेएनयू वाले नहीं है। तो हर किसी की ना अपनी एक, आई एम सो सॉरी, मतलब मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि कि ये सब लर्निंग्स ना आसपास से ही मिलती हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। दिवाली, ये पैंडेमिक में फर्स्ट वेव में मैं घर आया था अपने एक दोस्त की मदद से, जिसके पापा जर्नलिस्ट हैं, जब सारे लॉकडाउन लगे हुए थे। तो 23 तारीख को लगना था, मैं 23 तारीख की सुबह 6 बजे से पहले दिल्ली पहुंच गया था, लेकिन मेरा घर गाजियाबाद में है, तो नोएडा बॉर्डर पे निकलने में दिक्कत हो रही थी। बट हमने कुछ कुछ करके निकल के आ गए। लेकिन जब मैं घर आया ना, तो मेरे फादर काफी खुश थे कि बेटा आ गया है, क्योंकि तब तो सब दहशत में थे। 6 दिन बाद मैंने सुना कि वो फोन पे किसी से बात कर रहे थे कि ये माइग्रेंट लेबर को ना समझना चाहिए, इतना प्रॉब्लम हो रही है, ये लोग क्यों ट्रैवल कर रहे हैं, एक जगह बैठ जाए ना, सरकार कर तो रही है। तो मैंने उनसे बस इतना बोला कि यार, आप ही का लड़का उस लेबर का पार्ट नहीं है, क्योंकि आप प्रिविलेज्ड हो। लेकिन इसमें मेरा क्या रोल था? मैंने तो कुछ नहीं किया ना इस घर में पैदा होने के लिए। अक्षय एक मुस्लिम घर में भी पैदा हो सकता था, अक्षय एक क्रिश्चियन घर में भी पैदा हो सकता था। मेरा कुछ है ही नहीं, और जब मेरा कुछ लेना देना ही नहीं है इसमें, तो फिर मैं कौन होता हूँ इस चीज पे ज्ञान पेलने वाला कि नहीं, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए तुम्हें। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मेरे को ऐसा लगता है, जैसे कि बोला जाता है, बड़ा अच्छा एक जोक डिस्कस किया था मैंने और यश ने, कि कहता कि तू बोल कि तू शोएब के घर सोन पापड़ी देने गया है, और शोएब कहता है कि मैं बिरयानी में मिक्स करके खाऊं सोन पापड़ी। अब ये जोक कोई सेंस नहीं बनाता, लेकिन हम सबको हंसी आ जाती है, क्योंकि स्टीरियोटाइप है ना हमारे दिमाग में कि शोएब है तो बिरयानी ही खाता होगा, अल्हम्दुलिल्लाह कहता होगा खा के, नहीं वो डकार मार के हरिओम कहता है। तो वो सब हमारे आसपास ये, बस मुझे लगता है कि शायद हाँ, मैं ये चीजें पिक करने के लिए हमेशा आई लुक अप टू कि ऐसी चीजें कैसे पिक कर सकता हूँ मैं, कि ऐसी बातें कैसे पिक कर सकता हूँ मैं, बट नथिंग मोर देन दैट। Okay. So you discuss with your friends more or less, in a way. हाँ, मैं एक स्ट्रक्चर लिखता हूँ, जो सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं वो मैं खुद ही बिल्ड करना चाहता हूँ मैं उसमें, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है ना, तो वो तुम्हें जलाती है, और जब तक जलेगा नहीं तब तक फटेगा नहीं। ये लाइन अगर मैंने खुद नहीं लिखी होगी ना, तो ये उस लेवल से नहीं डिलीवर नहीं होगी। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि कोई मुझे ऐसी लाइन दे भी रहा है तो मैं वो ना लूं। जोक मैं किसी से ले सकता हूँ कि हाँ भाई ये जोक बेटर कैसे हो सकता है, बट ये लाइंस जो मुझे कनेक्ट करी है, 20 मिनट आप सिर्फ जोक सुन के नहीं रह सकते, ऐसा मुझको लगता है मेजोरिटी लोग। आपकी फेवरेट कॉमिक परफॉर्मर्स कौन कौन प्रेजेंट सिनेरियो आपके? या मेरे को अनुभव सिंह बस्सी बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे को जाकिर खान बहुत बढ़िया लगते हैं, मेरे को राहुल सुब्रमण्यम बहुत बढ़िया लगता है। मेजरली मैं इन तीनों को ही फॉलो करता हूँ। जाकिर खान इसलिए क्योंकि मैंने देखा, पहला वीडियो उन्हीं का ही था, और ऑन टॉप ऑफ इट जब पेरेंट्स वर्सेस अस डाला था तो लोग कमेंट में लिखने लग गए थे, ओ वी हैव अ न्यू जाकिर खान। तो मैं थोड़ा हवा में उड़ने लग गया था कि अच्छा, स्टोरी टेलिंग आ गई है क्या मेरे को भी थोड़ी बहुत। तो मेरे को वही अच्छा लगता है कि यू वोंट रियलाइज कि आप उनका 1 घंटे का हक से सिंगल देख रहे हो, और वो 1 घंटा कब निकल गया, क्योंकि वो कहानी इस तरह सुनाते हैं ना कि आप उसके एक पार्ट बन चुके हो, आपको पता ही नहीं है। हमारे पास 3 मिनट बचे हुए हैं, इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी थोड़ा एक दो सवाल में पूछूंगा। इंटरनेशनली कौन कौन सी कॉमिक परफॉर्मर्स हैं जो आपके फेवरेट परफॉर्मर हैं इस तरह से? मेरे को बो बर्नम बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे को लुई सी के बहुत अच्छे लगते हैं, ये दो नाम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ओके ओके। एक जो मतलब अगर बॉम्बे की बात करें, दिल्ली की बात करें, कॉमिक कॉमिक सर्कल की, जो आप भी बोल रहे हैं कि मैं कॉमेडी दिल्ली में था तो ऐसे करता था, बॉम्बे में था तो ऐसे करता था, कैन यू लाइक डिस्क्राइब दिस चेंज, लाइक डिफरेंस इन लाइक ब्रीफली? सर वो मैं अपना ही बता सकता हूँ कि मेरा क्या डिफरेंस था। वो यही था कि दिल्ली में बहुत एस्पिरेशनल हो गया था मैं, क्योंकि मेरे सामने कौन परफॉर्म करता था, हर्ष गुजराल, अनुभव सिंह बस्सी, नितिन मंडल, वो बड़े बड़े नाम, मानिक माना, जिनके मतलब जो अब सब लोग बहुत ज्यादा वायरल हो गए हैं, तो मैं उनको देख के करता था। तो मैं कभी वो चीज नहीं ट्राई करूंगा जो ये ऑलरेडी कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट कंपैरिजन होगा, मैं कभी उतना अच्छा नहीं कर सकता। मुंबई आके मेरे पास ओपन फील्ड थी, तो मेरे को याद है मैं पबजी खेल रहा था और इरांगल वाले मैप में था, वो बहुत लंबा मैप होता है वो वाला, कोई काम नहीं होता, तो मैं छत पे लेटा था। और मुझे नहीं पता कैसे, मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ कि जैसे प्रॉफिट मोहम्मद के पास खुद अल्लाह आए थे, उन्होंने उनको कुरान लिखा दी थी 10 मिनट में दिमाग में बैठ के, वैसे ही मेरे दिमाग में 5 मिनट में क्विकी का पूरा प्लॉट बन गया था। मेरे को खुद नहीं पता मैंने क्विकी की स्टोरी कैसे लिखी थी। वो 5 मिनट इरांगल के मैप में मैं छत पे बैठा था, मेरे दिमाग में स्टोरी है कि हाँ ऐसे ऐसे होगा, क्वांटम डिलीवरी ऐप, वी कम बिफोर यू डू, और एंड में ये कर दूंगा, दैट्स इट। इस तरह से वो बन गए। और फिर मुझे लगता है कि यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ का वाइब ऐसा था कि आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन थिंग्स,
मेरे जीजा जी की डेथ हुई थी, तो मुझे लास्ट चीज याद है, जब मैं वापस बैठा था गाड़ी में, रोहतक से दिल्ली आ रहे थे हम लोग, मैंने खबर अपनी बहन को दी थी। तो मेरे दूसरे जीजा जी मेरे साथ गाड़ी में थे, वो मैं ड्राइव कर रहा था, वो साइड में बैठे थे, तो मैंने उनको कहा था कि जीजा जी अपनी ना मेरे को व्हाट्सएप पे एक मैसेज लिखो कि टूटेगा तो आवाज आ जाएगी, क्योंकि ये बात जीजा जी बहुत बोलते थे। और मैंने उस दिन सोचा था कि मैं इस पे एक सेट लिखूंगा, क्योंकि जब वो हॉस्पिटल में थे तो डॉक्टर्स ने कहा था कि एक एक कुछ ऐसी चीज उन्हें दो कि जिससे वो थोड़ा अपनी बॉडी को थोड़ा और मोटिवेट करें, कि वो लड़ने का उनका मन करे। आईसीयू में है वो, तो वो वीडियो नहीं देख सकते थे मेरे स्टैंड अप का, तो मैंने सबटाइटल्स लिखे थे पहली बार, पौन एंड गाजियाबाद के, मैंने आधे सबटाइटल लिखे थे, आधे बचे थे, एंड उसके दौरान ही उनकी डेथ हो गई। तो मैं उन्हें दिखा नहीं पाया, तो तब मैंने सोचा था कि ये टूटेगा तो आवाज आ जाएगी। डेथ हुई 13 जून को, मैं वापस मुंबई आ गया, और फिर 3 महीने लग के मैंने ये पेरेंट्स ऑफ दस बनाया। और उसमें सिर्फ बातें हैं, आप वो वीडियो देखोगे ना, उसमें सिर्फ बातें हैं, बट इट इज दैट ओनली वीडियो जिसमें मुझे सिर्फ प्यार मिला है लोगों से, कोई हेटरेट नहीं मिली, नॉट अ सिंगल हेट कमेंट टिल डेट ऑन दैट वीडियो। तो मैं कह रहा हूँ कि लोग बुरे हैं ही नहीं, लोग बुरे हैं ही नहीं, लोगों को ना बस ऐसा लग रहा है कि हाँ आज तो इसमें चोद दूंगा मैं। नहीं भाई, तुझे खुश होना है, तू सैड है, इतना ही गेम है बस। तो वो डिफरेंस लगा मुझे मुंबई आके जी। हैप्पीनेस जो है, हैप्पीनेस इज बीइंग डिफाइंड इन इज अ लाइक अगेन कि कॉमिक परफॉर्मर का जो रोल है, मतलब हिस्टोरिकली आई एम जस्ट बिकॉज इट्स नाइस टू एक्सचेंज द व्यूज आल्सो, एंड व्हेन वी हैव रीच्ड टू दिस स्टेज जहां पर हम ऐसे बात बिल्कुल। कर रहे हैं। कॉमिक परफॉर्मर का अगर हिस्टोरिकली अगर देखें तो मतलब अगर इतिहास में देखें तो बहुत पहले समय से ही, जैसे इंसान की सभ्यता का विकास हुआ है, अभी तो मतलब 32,000 साल पहले जो स्किल केव है जर्मनी की, वहां पे एक उनको लॉइन स्टैचू करके मिला था, जिसको लॉइन स्टैचू बोलते हैं। तो उसमें जो स्टैचू मिला था उसमें ये था कि जो शेर है उसका जो मुंह है वो इंसान का है, या वो इंसान की बॉडी है, शेर मुंह का है। तो इस तरह का नर्सिंग टाइप का कुछ लॉइन मैन या लॉइनिस मैन। तो बोलते हैं कि ये जो है ना, इट्स द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्ट, ह्यूमन आर्ट, की आदमी वो सोच सकता है, औरत वो सोच सकती है, इंसान वो सोच सकता है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। और उसी बेस पे चल करके एक मेन थ्योरी जो बना कि तीन जो चीज है कि इनकॉन्ग्रुइटी, रिलीफ एंड सुपीरियरिटी। इनकॉन्ग्रुइटी जहां पे आप पहले बेस में कुछ दिखाते हैं और फिर उसके बाद में उसको प्रॉमिस को ब्रेक कर देते हैं। सपोज लाइक आई मीन दैट थिंग विच यू सी इन दिस लॉइनिस मैन, कि आपने बनाया कुछ और है और कुछ निकल के कुछ और आया, जो कि आपके परफॉर्मेंस में भी है। दूसरा रिलीफ थ्योरी की, हाँ जो लोग हैं वो डे टू डे बेस पे जो बात नहीं कर पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते, there will come a space, there will come a time when we will discuss all those topics which are not discussed on the day to day basis। तो जो टैबूज हैं, वो जो सेक्स को लेकर, मास्टरबेशन को लेकर, पॉर्न को लेकर के, तमाम तरह की वो चीजें जिनपे डेथ को लेकर के बात नहीं होती, वो हम सारा डिस्कस करते हैं। तीसरा जो पहला वाला था वो आई मीन इट वाज अबाउट कांट, एंड देन द सेकंड वन इज अबाउट लाइक बाय फ्रॉइड, रिलीफ थ्योरी, दिस वन, एंड द थर्ड वन इज सुपीरियरिटी बाय हेनरी बर्गसन। तो बर्गसन बोलते हैं कि देखिए, जो कॉमिक परफॉर्मर है वो कॉमेडी को क्रिएट करता है सुपीरियर और इंफीरियरिटी के बेस पे। उसके कॉमिक परफॉर्मेंस एक सुपीरियर होता है, एक इंफीरियर होता है। तो ये जो तीन थ्योरी का खास तौर से कॉमिक परफॉर्मेंस की मानी जाती है कि इनकॉन्ग्रुइटी, रिलीफ और सुपीरियरिटी। अब उसमें जो कॉमिक परफॉर्मर का रोल है, जो बात कह रहे हैं हैप्पीनेस की, जो कॉमिक परफॉर्मर का एक सोसाइटी के साथ में एक रिलेशन, कि कॉमिक परफॉर्मर जो इमेजिन करता है वो अपनी सोसाइटी की रियलिटी को इमेजिन करता है। तो उसके कॉमिक परफॉर्मेंस में और सोशल रियलिटी में एक रिलेशन होता है जो कि परफॉर्मेंस में दिखता है, और वो अलग अलग तरह से दिखता है। वो जिस तरह से उसको बिल्कुल। कम्युनिकेट करता है, वो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को कितने इतनी खूबसूरती से कम्युनिकेट कर पाता है, वही उसकी आर्ट है, जो कि आप भी समझ पा रहे हैं, या फिर समझ रहे हैं, या फिर इसको आप रियलाइज कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि अरे इंसान को खुश कर दिया, या अंदर से वो खुश होना चाह रहा है। दैट्स द रियली, मतलब दैट्स द अचीवमेंट which you can succeed as a performer। तो ये जो कॉमिक परफॉर्मर को लेकर के लगातार बातें होती रही हैं, जो कि हम अपने पेपर में भी लेकर के आ रहे हैं। उसको दो टर्म है, एक स्कॉलर थे मिशेल फूको, आपने शायद नाम सुना ही होगा, फूको मेनली उसको बोलते हैं। तो उनका एक था कि Paracelsus और फ्लैटरर। Paracelsus इज द वन हु स्पीक्स द ट्रुथ विदाउट केयरिंग। वो किसी की परवाह नहीं करता कि किसी को अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है। उसके जो चीज है वो उसका यहाँ रखेगा कि जिसके बारे में बोल रहा है वो उससे सुपीरियर है। वो जो इंटरलोकेटर है वो इंफीरियर रहता है, जो बोलने वाला है, जो कॉमिक परफॉर्मर है हमारा, वो जिसके बारे में बोलता है वो हमेशा सुपीरियर के बारे में बोलेगा, या फिर जो भी ओरेटर है। और तीसरा वो क्रिटिसाइज करता है, जो सुपीरियर है उसको क्रिटिसाइज करता है।
तीसरा इस मामले में वो डेंजर मोल भी लेता है, रिस्क लेता है, और चौथा वो इसको एज अ ड्यूटी करता है। वो इसको ऐसा ये नहीं कर रहा है कि अरे उसको कुछ तनख्वाह मिल रही है उसके लिए वगैरह वगैरह। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि लोगों में सुधार आएगा, लोगों में इम्प्रूवमेंट होगा, या जो उसकी सोशल रियलिटी है वो बेटर होगी। तो हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो जो कॉमिक परफॉर्मर है, चाहे वो जैसे आपने जिन कॉमिक परफॉर्मर्स का नाम ले रहे हैं वगैरह वगैरह, वो एक तरह की सोशल रियलिटी को वो करते हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं कि हर परफॉर्मर वही करेगा। यहाँ पर जो हैप्पीनेस वाला जो आपके उसमें आ रहा है, और जैसे वीरदास का मैं इंटरव्यू देख रहा था हाल फिलहाल में, वीरदास बोलते हैं कि एक कॉमिक परफॉर्मर को 20 साल लगता है अपनी आवाज को ढूंढने में, कि बेसिकली व्हाट ही वांट्स टू डू, व्हाट शी वांट्स टू डू, कि वो किस तरह के परफॉर्मर है। तो उनको 20 साल जब परफॉर्म करते हैं तो उसके बाद पता लग जाता है कि मैं क्या हूँ, या मैं कौन हूँ, या मैं किस तरह का कॉमेडी कर रहा हूँ। उसमें आप इस अर्ली स्टेज पे जो आप जा रहे हो, मैं आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट, कि लोगों की खुशी, मतलब दे आर हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, एंड इफ यू कैन ट्रिगर दैट कि हाउ टू मेक देम हैप्पी अबाउट लाइक ऑन एन इमोशनल लेवल, कि किस तरह से वो रिलेट कर पाए, जहाँ पर आप उनकी ह्यूमैनिटी को थोड़ा सा और बेहतर से ट्रिगर करें और वो अच्छे इंसान, एक बेहतर इंसान के रूप में निकल जाए। जो जहां पर आप थोड़ा सा, मतलब हम जो बोल रहे हैं परिजासित की तरह ट्रीट करते हो, ये एक ट्रुथ टेलर जो लोगों को प्रोवोक करे अपने हैप्पीनेस के लिए, अपने गुड चीज के लिए, बजाय इस करके कि वो हेट्रेड की तरफ जाए, बजाय इसके कि वो वायलेंस की तरफ जाए, बजाय इसके कि वो तमाम तरह के जो, जैसे आपका जो मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल योर दैट द थिंग यू आर कॉलिंग ना, कि ये जो कॉमिक आपने बोला ना, रेंट, जो लड़की को लेकर के था, जो वुमेन को लेकर के था, एंड दैट वाज एब्सोल्युटली दैट काइंड ऑफ थिंग, कि मतलब आप सीधे बोल रहे हो कि कैसे कैसे, एंड ऑफ कोर्स लाइक आई मीन यू आर प्लेइंग विद इट आल्सो, कि भाई उसने थप्पड़ मार के बोला कि भाई परफॉर्म कर, जोक सुना। तो समवेयर यू आर बीइंग दैट, और पर ये हैप्पीनेस वाला जो है, इसको आप कैसे करेंगे, आप उसको कैसे समझेंगे, कैसे क्या क्या करना चाहेंगे उसके लिए। और आप बोल रहे हैं कि प्रॉफिट जनरेशन से लेकर के आप फिलॉसफी की तरफ जाएंगे, जो कि कॉम्प्लेक्स चीज है अपने आप में बहुत ज्यादा, but the thing you are finding is really absolutely fine. I mean, I'm just want to like say from my side, and just to build a communication for our further talk also, like I would love to like interact on a day-to-day basis, or sometimes like when you come to Delhi, we can discuss them in detail also. But it would be really nice to like have a feedback on it from your side. What do you think about this whole thing, like which is happening in a larger sense when we see comedy इन हिस्टोरिकल सेंस की, ग्रीक पीरियड से लेकर के, जो परिजासिस और स्लेटर जो टर्म है वो 2000 साल से है, मतलब वो ग्रीक टाइम से है, जहाँ पर कॉमिक पोइट होते थे, वो अपने डे टू डे लाइफ में क्रिटिक करते थे। तो उसमें ये हुआ था कि एक कॉमिक परफॉर्मर जो था ना, कॉमिक पोइट, उसने स्पार्टकस को साथ में पीस कर लिया था। तो स्पार्टकस ने ग्रीक पे वॉर किया था, तो स्पार्टकस के साथ में उसने हाथ मिला लिया, कि बोला कि अरे भाई लड़ना क्या, शांति से रहो। तो इसीलिए उसको मारा, वहां का जो जनरल था ना, उसने उसको बहुत मारा, क्लियोन नाम था। क्लियोन ने जिस बंदे ने प्ले किया था ये, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ अभी, पर उसने जिसने प्ले किया था, जिसने शांति दिखा दी थी, पीस दिखा दी थी, उसको मारा था। तो वो वहां से अब हम देखते आ रहे हैं कि आज के समय में कि कॉमिक परफॉर्मर को, चाहे वो मुनव्वर फारूकी हो, चाहे वो किक्कू शारदा हो, या फिर चाहे वो आप देखें अगर ऑस्कर इवेंट हो, जहाँ पर कॉमिक परफॉर्मर्स को मारा जा रहा है, पर मारा जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है। तो सच बोलने पर कहीं ना कहीं लोगों की जब हैप्पीनेस की तरफ आप जब ट्रिगर करते हो, और वो इसी लेवल पे नहीं, इवन वीरदास, मतलब वीरदास इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दैट। एंड देन लाइक कमिंग टू ऐसी तैसी डेमोक्रेसी, जहाँ पे वरुण ग्रोवर, राहुल राम, ये जो लोग परफॉर्म कर रहे थे, इन लोगों ने परफॉर्म करना ही छोड़ दिया। तो इस पर आपका मोरल क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं? इस पे एक चीज और मैं ऐड करूंगा, मतलब एक क्वेश्चन ही हमारी तरफ से, कि मुझे लगता है कि कहीं अभी पहले आपने इसको कवर भी किया, कि आपको कहीं पे बोध तो होता है, इसका अंदर से पता तो होता है कि इसका ये इफेक्ट होगा, और आप उसको, आपने बताया भी कि उसको थोड़ा आप शील्ड करके और प्रेजेंट करके एक कोट अनकोट छोड़ देते हैं, ऑडियंस के डिसीजन पे छोड़ देते हैं। लेकिन जो चीज बताई, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है अरुण ने, तो ये बोध के कॉन्टेक्स्ट में भी बताना कि आपको पता चल जाता है कि इतना पता चल जाता है बनाने से पहले कि ये इफेक्ट होगा और मैं ये करना चाहूंगा। सर इसमें पहली चीज तो जो आपने जिन लोग के नाम लिए कि वीरदास, मुनावर, या फिर जितने भी हिस्टोरिकली रिनाउंड लोग रहे हैं, इनके अलावा भी वो लोग की क्या अप्रोच रही है। वरुण ग्रोवर का ऐसी तैसी डेमोक्रेसी, मैंने वो बहुत बार देखा है, मैंने इनफैक्ट अभी एक महीना पहले फिर से देख रहा था मैं वो पूरा वीडियो।
तो उन लोग का क्या टेक रहा है, उन्होंने कैसे किया है, मैं बिल्कुल डिप्लोमेटिक होकर नहीं बोला, मैं बस सच में मानता हूँ कि आई एम टू स्मॉल टू कमेंट ऑन इट, क्योंकि एक मेरी बहुत बहुत खराब आदत है जो मेरे माँ बाप मेरी बहनों को भी दिक्कत है, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता। मैं किताबें बिल्कुल नहीं पढ़ता, मेरे को कुछ रेफरेंसेस नहीं समझ आती। मेरे को ये मालूम है कि सफदर हाशमी स्ट्रीट प्ले करते करते उनकी डेथ हुई थी, क्योंकि ही वॉज टॉकिंग अबाउट द रियलिटी जो लोगों से कंज्यूम नहीं हुई, लोगों से सुनी नहीं गई। लेकिन आज सफदर हाशमी मार्ग एक है जहाँ पे सबसे बड़ा थिएटर का स्कूल है। तो चेंज तो आ जाता है। इस चीज का आभास होना कि ये चीज कैसे लैंड करेगी, लोग कैसे लेंगे, या फिलोसफी, या पैसा कितना कमा रहा हूं मैं। अ, यहाँ पे ना हम लोग बहुत बारी ओपन माइक्स में जाते हैं, बहुत बारे कॉमेडी शोज में जाता हूँ मैं, और उसमें जो यंग लोग होते हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि ओ अक्षय तो बहुत बढ़िया कर रहा है अपनी लाइफ में, वो लोग पूछते हैं कि आपका राइटिंग का स्टाइल क्या है, आपको कौन सा कॉमेडियन अच्छा लगता है, या फिर दो लोग आपस में बात करते हैं कि बहुत बार मैंने सुना है कि यार जाकिर खान कॉमेडियन थोड़ी है, वो तो कहानियां सुनाता है। और मुझे लगता है कि ठीक है भाई, तेरे को फनी नहीं लगता, मतलब मैं कोई बहुत बड़ा प्रचार लेके नहीं घूमूंगा जाकिर खान का, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि अगर एक जोक से कहीं पे कोई हंस रहा है तो तुम्हारा कुछ नहीं गया। सर, पहली हंसी हम सबको बचपन में आई थी जब हमारी पेट में उंगली से गुदगुदी की थी दादी ने या ताई ने, ठीक है। वो उंगली चुभाते नहीं है ना, जब तक कुछ फील नहीं होता तब तक हंसी नहीं आती। तो आपकी लाइफ में अगर आपको कोई चीज हिट ही नहीं कर रही है, हाथी चींटी जोक में भी किसी ना किसी को चोट लगी जाती है। संता बनता जोक्स हमेशा से ऑफेंसिव रहे हैं। ये ऑफेंस आ रहा है बस, अब वो ट्रिगर इसलिए हो गया क्योंकि इंटरनेट आने की वजह से हम सबको लगता है हमारी जिम्मेदारी है कि हम बता दें कि भाई तू भी चूतिया है, तू भी चूतिया है, तू भी चूतिया है। मैं दिन में 10 लोगों को ये घोषित कर दूं, उसके बाद कोई मीडिया हाउस उसे कवर कर ले, कुछ हो जाए। मैं क्योंकि एस्पिरेशनल हूं, मैंने आपको रोहित वाली स्टोरी बताई। मैं हमेशा से चाहता था कि मैं कभी न्यूज में कवर हूं ना, तो टूटेगा तो आवाज आ जाएगी, ऐसा कमेडियन होके कवर होना चाहिए। पर उस दिन मुझे लग रहा था मैं ऐसा कमेडियन होके कवर होऊंगा जो पॉन एंड गाजियाबाद में मेरा एक जोक है कि चुदवाली ना अपनी माँ। तो ये उनके ऊपर है कि वो इंडिया को कौन सा जोक दिखा रहे हैं। आप समझ रहे हो, और उस एक जोक से मैं कौन हूँ वो पता चल जाएगा। हैबिटेट का जो ओनर है बलराज, उसने मुझे बहुत सी चीज कही थी कि वंस यू पुट एनीथिंग ऑन द इंटरनेट यू कैन नॉट टेक इट ऑफ। तुम हटा लो, किसी और ने डाल दिया होगा, तो तुम्हारा एक ओपिनियन बन गया है, तुम्हारी फिलोसफी, तुम्हारे सोचने का तरीका क्या है ना, वो बन गया है। और वो चीज आप कभी हटा नहीं सकते। तो मेरे को यही लगता है कि अगर मैं कोई जोक बना रहा हूँ, हमारे पास ये प्रिविलेज है कि हम ओपन माइक्स में ट्राई कर लेते हैं कि कितना ऑफेंसिव है क्या है, मगर फिर भी फर्क पड़ता है क्योंकि इस वीडियो में एक जगह पे मैंने बीप किया है एक जोक कि वो फलानी औरतें होती है ना, बाल कलर कर लेती हैं। तो उसमें मैंने बोला है एक पर्टिकुलर रिलीजन की औरतों को, क्योंकि मुझे पता था कि ये लाइव शो में इन लोग का दिमाग इतना लिमिटेड है कि ये इस चीज पे हंस देंगे। बट एक बिगर स्केल पे यूट्यूब पे ये उड़ता हुआ तीर लेने वाली बात है, तो मैं उसे म्यूट कर देता हूँ, क्योंकि उसका कोई एडिंग चीज नहीं है। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि भाई शोएब सुन के वो धमाका करेगा, ये तुम सोचो, मैं नहीं। मैं तब बच्चा था और मेरा रीजन ये था कि भाई मेरी दो बड़ी बहनें हैं, मैं तो बारबी डॉल से खेलता हूँ। और ये सच भी है, मेरे पापा मेरे लिए दिवाली पे एक बड़ी सी डंडी लाए थे जिसके आगे मोमबत्ती लगा के सुतली बम को छील के उसके नीचे पेपर लगा के हम जलाते थे। मैंने एक जोक डाला था कि अगर मैं वैसे मोमबत्ती से बम जलाऊंगा तो बम जलाता मैं दिवाली पे, वो फटता जाके भाई दूज पे। मैं ये जोक बना के चल रहा था उसको कि, और ऐसा है, ये यही फैक्ट है। तो मेरे को ये चीज समझ में आ जाती है कि कौन सा जोक ऑफेंसिव लग सकता है लोगों को, तो मेरे को पंगा नहीं लेना है, क्योंकि मैं ऑनेस्टली एक सेल्फिश इंसान हूँ जो एक लॉन्गर गेम में रहना चाहता है। मैं नहीं चाहता कि मेरे पे ऐसा एक इम्पैक्ट आए जो कि मेरी कॉमेडी को मैं पिकासो नहीं बनना चाहता जो जिसके नाम का सॉफ्टवेयर और फेमस हो जाए आफ्टर ही इज डन विद हिज लाइफ, बिकॉज नन ऑफ अस नो कि आफ्टर लाइफ क्या है, किसी को नहीं पता। तो मैं क्यों सोचूं स्वर्ग और नर्क के, हाँ ऑफ कोर्स एक मॉरल डिलेमा होना चाहिए लाइफ में, बट मैं क्यों सोचूं कि आज अच्छा कर्म करके मैं जाऊंगा। और अगेन ये मेरी सोच है, तो मेरा ये मानना है कि मैं 100 लोगों में फर्क ला सकता हूँ ना, बहुत बड़ा काम कर लिया मैंने, थैंक यू सो मच। इससे ज्यादा मुझे नहीं करना। मेरी एक फिलोसफी है जिससे आप अग्री कर सकते हो, आप डिसअग्री कर रहे हो, आप मुझे गाली लिख दो, ठीक है चलेगा, बट उससे बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। बट एक बात अक्षय, कि हाँ आप एक इसमें मैं ऐड कर दूं, जो आप बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि एज अ कॉमेडियन का जो एप्टीट्यूड होता है ना सोसाइटी को देखने का, वो बहुत हाई होता है। लाइक यू कैन रिगार्ड कबीर एज अ नहीं सर, कॉमेडियन। ऐसा नहीं है, हाँ आई एम सॉरी, मैं आपको कट कर रहा हूँ इस चीज पे। ऐसा हाँ नहीं है, मैं आपको बताता हाँ हूँ।
आई एम सॉरी टू से, अगर कोई कोई कभी ये चीज देखेगा तो मैं हाँ बहुत कमेडियन से मिलता हूँ जो कि मुझे बोलते हैं, पॉन एंड गाजियाबाद में ना एक जोक था कि जहाँ पॉन वहाँ इनकॉग्निटो मोड। हाँ एक हाँ बहुत फेमस कमेडियन है अभी इंडिया में, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। उन्होंने मुझे बोला था यहाँ पे तू टैग्स डाल की जहाँ पॉन वहाँ इनकॉग्निटो मोड, जहाँ ये वहाँ वो, जहाँ ये वहाँ वो, जहाँ मोदी वहाँ अमित शाह। हाँ उसने मुझे बोला कि ये डाल दे, और मैंने ओपन माइक में ट्राई किया, बहुत हंस रहे हैं लोग, ठीक है। हाँ। बट मुझे ना कोई रेलेवेंस नहीं समझ में, मुझे लगा इसका कोई मतलब ही नहीं है, जहाँ मोदी वहाँ अमित शाह तो होगा ना, जहाँ पीएम वहाँ होम मिनिस्टर तो होगा। नहीं, अब वो ये आप सही बोल रहे हैं। मैं क्या बोलना क्या चाह रहा था, मैं आपके कॉन्टेक्स्ट में बोलना चाह रहा था, या जो कुछ समझ के कर रहे हैं, तो कबीर को आप कॉमेडियन देख सकते हैं, जो उनकी लाइंस हैं, मतलब एक पढ़ के और क्या देते हैं, चींटी के पर जेवर बाजे तो भी साहिब सुनता है, मतलब वो उसमें होता है, कमेंट है सोसाइटी पे। और उस जनर में या उस लेवल में कॉमेडियंस को देखना बहुत सारे हैं भी, आ रहे हैं। तो वो आपके क्राफ्ट में तो कभी, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए कि हम ये देख पा रहे हैं अभी आपके अंदर, कि वो आपके अंदर ऑलरेडी एम्बेडेड है। और ठीक है, आप अपने एक मटेरियलिस्टिक कंसर्न को पूरा करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन जो आप ले रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, वो बहुत खूबसूरत भी है। ये एक फॉर्म ऑफ आर्ट फॉर्म ऑफ डेवलप कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कि जो चीज़ शायद डिफिकल्ट है बोल पाना, पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन के खिलाफ या रूलिंग एलिट्स के खिलाफ, वो आप बहुत प्यार से उसको प्लेस भी कर देते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट है आपको, ये नहीं, मतलब हाँ हाँ। मैं वैसे ही लेकिन जो नहीं, मैं आपने इसमें ऐड किया वो मतलब वो आई ओपनर है, मतलब। मेरा सर मतलब ये पॉइंट है, देखिए मैं इस चीज को, मैं एक्चुअली ये चीज बोलना चाहता हूँ कि ना एंड ऑब्जेक्टिव से फर्क पड़ता है, उसका हम्म, प्रोसेस क्या है उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मुझको ऐसा लगता है, क्योंकि मेरा एंड ऑब्जेक्टिव है कि लोग खुश हो जाएं, लोग थोड़ा सा सोच लें सोसाइटी का। मेरा अड़ोस पड़ोस के अंकल थे, जब वीडियो थोड़े चलने लग गए, कहते बताओ ये गाली देता है टीवी पे। तो मैंने बोला कि आपको क्या शर्म आ रही है, आप गाजियाबाद की जीडीए कॉलोनी में एक एलडीसी वाले मकानों में रह रहे हो, जहाँ पे दिन की शुरुआत होती है हरामजादे से और दिन खत्म होता है भुसड़ी के पे। अगर आपको लग रहा है कि एक छोटे बच्चे के मुंह से गाली कैसे निकल सकती है मेरे सेट में, तो आपको इस चीज पे सैड नहीं होना चाहिए कि इंडिया में आज भी छोटे बच्चे गाली दे रहे हैं। जस्ट बिकॉज मैं उसकी बात नहीं कर रहा डजंट मीन वो हो नहीं रहा है। वेरी और सही। अगर इस पे किसी को हंसी आ रही है तो वो उसका कॉल है, लेकिन सैड चीज है ये, मैं एज अ कमेडियन मेरे को बुरा लग रहा है कि मैंने जोक मारा कि छठी क्लास का बच्चा गाली बक रहा है। वो तो गलत बात है ये चीज। और दूसरी चीज जो मैं कमेडियंस वाला आपने बोला ना कि इंटेलेक्चुअल या जो भी, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, टू एन एक्सटेंट ओनली, क्योंकि हम लोग ना यहाँ पे कई बार बात करते हैं कि भाई मैं घबरा जाता हूँ, मैं सर 28 साल का हूँ और 22-22 साल के लोग कॉमेडी कर रहे हैं, और वो ना आपस में बात कर रहे होते हैं, भाई भाई तेरा जेपीएम क्या है, तो कहता है मेरा जेपीएम तो 4 है। और ये मुझे पता ही नहीं जेपीएम क्या है। मैं बाद में पूछा भाई जेपीएम क्या होता है, कहता है जोक पर मिनट। मैंने कहा ये भी करना होता है क्या? इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है क्या चीजें? और उस जेपीएम के चक्कर में वो फिजूल में पॉलिटिक्स को, नरेंद्र मोदी को या फिर अरविंद केजरीवाल को या ममता बनर्जी को, ये तो पॉलिटिकल ओपिनियन किसी का भी हो सकता है यार, लेफ्ट और राइट इसीलिए है। और इसीलिए मैंने वो जोक डाला कि आप लेफ्ट चुनो या राइट, लेकिन देखोगे ऊपर से तो अगली तरफ दूसरा बंदा हग ही रहा है। नहीं, क्योंकि आप मैं अच्छा मैट्रिक एक डिफाइन कर रहे हैं, आई थिंक आ रही है अच्छा ना, इसी डिफाइन में कर रहे हैं आप पता नहीं मैट्रिक्स। सर कि मैं डिटेल में कमेंट अरुण, करूँ इस पे। हाँ, एक चीज अरुण आ रही पूछिए। है, देखिए एक चीज है जिससे आप हम यहाँ पर दीपक भाई और मैं भी ये नहीं कह रहे कि इंटेलेक्चुअल जो है तो अच्छा ही है। इंटेलेक्चुअल भी दो तरह के हैं, एक ऑर्गेनिक है और एक रूलिंग इंटेलेक्चुअल। ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल वो इंटेलेक्चुअल होता है जो रूलिंग इंटेलेक्चुअल, जो रूलिंग क्लास है, जो एक स्टेट है, जो एक स्टेट अपैरेटस है, जो सारा का सारा जो हम समाज देखते हैं ना, जिसका आप क्रिटिक कर रहे हो कि जो गाजियाबाद के अंकल का दिन जो जहां से शुरू होता है, हरामखोर से लेकर के भोसड़ी वाले पे खत्म होता है, वो हमारा स्टेटस को है। तो जो उसको स्ट्रेंथन करता है उसको रूलिंग इंटेलेक्चुअल बोलते हैं, और जो उसको ब्रेक करता है उसको ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल बोलते हैं। नाउ दैट्स टोटली अप टू यू, इफ यू वांट टू ब्रेक इट थ्रू योर कॉमेडी, थ्रू योर फाइनल ऑब्जेक्टिव, और इन द प्रोसेस यू वांट टू स्ट्रेंथन इट। द वन हु स्ट्रेंथन इट कॉल्स रूलिंग इंटेलेक्चुअल, और जो उसको ब्रेक करता है उसको ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल। तो इंटेलेक्चुअल होना कोई बहुत महान बात नहीं है, इंटेलेक्चुअल भी हाँ दो तरह का है। और दूसरी बात, एक जो चीज जो बार बार आ रही है, फिलॉसफी इसलिए आ रही है क्योंकि आप खुद भी बात कर रहे हैं हैप्पीनेस का, क्योंकि हैप्पीनेस इज नॉट अ कॉमन डिस्कशन, हैप्पीनेस इज अ फिलोसफिकल डिस्कोर्स कि हैप्पीनेस हम्म क्या है, कैसे आप किसी को खुश करते हो। तो क्या, अगर मतलब देखा जाए तो जो लगातार देखा जा रहा है, जो कि मैं भी बोल रहा हूँ अपनी रिसर्च में कई बार,
कि जो न्यू क्लाउन्स मैं आपको बोलता हूँ, तो हमारे न्यू कॉमेडियंस हैं, आई कॉल देम न्यू क्लाउन्स। न्यू क्लाउन्स इसलिए क्योंकि जो क्लाउन था उसके पास न्यू भाषा नहीं, कॉमिक्स। वो भाषा नहीं थी उनके पास। वो they used to make laugh, they used to make happy people without using language. And the new clowns, they don't have the costume, the nose and everything, but they use language. So difference of language, ये जो बात है, ये जो कम्युनिकेशन है, जो कि उसमें है ही नहीं, वो हैप्पी कर दे रहा है। और यहाँ पर जैसे लैंग्वेज का इंटरवेंशन होता है, वो जो अपने शब्दों से लोगों को खुश करना है, वो जो अपने शब्दों से हंसा रहा है, that is what makes them philosopher. So and it is being said कि जो न्यू क्लाउन्स हैं, आर दे द न्यू philosophers ऑफ द कॉमन मासेस, मतलब जो मासेस के philosophers हैं, नॉट ऑफ द philosophers, बट जो लोगों के philosophers हैं, जहां से वो अपनी धारणा जो है हैप्पीनेस की, सैडनेस की, समाज कैसा है, गाली क्या है, कब खुश होना है, कब हंसना है, उसको वो डिसाइड कर रहे हैं। क्या लगता है? जैसे आपने ही ये बात बोलनी शुरू की ना कि न्यू क्लाउन्स, न्यू कॉमिक्स, न्यू फिलोसोफर्स, उनकी ना जजमेंट अलग है। जो मैंने शुरू में बोला था कि हमारी डेफिनेशन, हमारी परिभाषा हमारे एक्सपीरियंसेस से आती है। हैप्पीनेस इज सब्जेक्टिव, इसीलिए एक टर्म है सेडिस्ट। कई लोग को खुशी मिलती है दूसरे की जला के, है ना। और सेडिस्ट इज अ फेज। ऐसा मुझे लगता है कि हम सब एक एक पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ लाइफ में ना ऐसे हो जाते हैं कि अब भाई मजा आया, उसके साथ ऐसा हुआ ना, मजा तो आया मेरे को। तो ये सब ना सब्जेक्टिव चीजें हैं, कौन सी चीज किस वक्त कहाँ पे सही जगह पड़ जाए, गिर जाए, वो मैटर करता है। एज अ कॉमिक मैं अगर ये चीज समझ लूं कि किस वक्त कौन सी चीज कहाँ पे सही तरीके से पड़ जाएगी, वो मेरे को लगता है इस चीज में हेल्प कर सकती है। नथिंग मोर देन दैट। मतलब मैं फिलोसफी अपनी किसी और पे नहीं चेप सकता। मेरा फिजिक्स का पेपर हुआ था 12वीं में, 2012 बैच। आपका कौन सा बैच है स्कूल का? 12th आपने कब की थी? मेरा मेरा 2000 तो 2002, इनका 10, मेरा 2। आपका 10 था। हाँ एक्चुअली 2012 में जिन लोग का 12वीं में फिजिक्स का पेपर था ना, वो सारे बच्चों का दिल्ली में भूकंप आया था और बड़ा हाँ, गंदा हाँ पेपर था फिजिक्स का, और सारे बच्चों को था कि ये दोबारा हो जाएगा पेपर, पर वो हुआ नहीं था। और मैं घर आया था, मुझे पता था मैं फेल हो गया हूँ, मेरी बहनें टॉपर हैं और मैं फेल हो गया हूँ, ठीक है। और मैं ना घर आते ही रोने लगा। मेरी दादी घर पे थी, मम्मी पापा दोनों वर्किंग है। मैं घर गया, बेड पे लेटा हुआ हूँ, दादी ने मैक्रोनी बनाई थी, मैं नहीं खा रहा हूँ, मैं रोता जा रहा हूँ। मम्मी का फोन आया, कोई बात नहीं बेटा, तुम 1 साल रिपीट कर। मेरे घर वाले मुझे ये समझा रहे हैं और मैं कह रहा हूँ कि नहीं, मैंने क्या कर दिया है। शाम हो गई, पापा आए, कहते छोड़ो ये सब, मेरे साथ चलो। वो मुझे बाइक पे लेके गए। अ, हम लोग घर से बहुत दूर गए, वो सड़क बन रही थी, स्ट्रीट लाइट नहीं थी, पथरीली सड़क थी। पापा ने बाइक बीच में रोकी और एक कुत्ता लेटा था नीचे जमीन पे, ठीक है, खुश। उसको गर्मी नहीं लग रही है। उसको देखा, कहते कि इस कुत्ते को देख रहे हो? मैंने कहा हाँ। कहते खुश है, पता है क्यों? मैंने कहा नहीं। कहते क्योंकि इसका फिजिक्स का पेपर नहीं था आज। बस इतनी सी बात हुई थी। वो बात मेरे लिए ना एक फिलॉसफी बनी कि भाई पंगा पचड़ा भसड़, या वो जो मैं टेड टॉक वाली लाइन बोल रहा हूँ कि ये 3 मिनट मेरे पे हैं कि मैं देखता हूँ कि वो कितनी देर तक मेरे को बॉदर कर सकते हैं। और इन्हीं फकअप्स के बीच में से अगर मेरे को अपने लिए कोई एक चीज मिल जाती है जो मुझे लगता है मुझे मूव ऑन कर सकती है, जस्ट लाइक दैट लाइन, की अगर चलेगा नहीं तो फटेगा नहीं, तो वो मैं उठा के अपने सेट में डाल दूंगा, अगर वो मास को समझ में आ रही है तो। बट अगेन आई हैव टू ट्राई इट आउट। तो वो वहां पे थोड़ा एक मैकेनिकल रिसर्च हो जाती है स्टैंड अप कॉमेडी में कि मैंने लिख तो लिया, मैं उसे ट्राई कर लेता हूँ। अभी टूटेगा तो आवाज आ जाएगी, पहले ये लाइन इम्पैक्टफुल नहीं थी, क्योंकि इसको हम कॉल बैक बोलते हैं सर। कि शुरू में हम एक जोक का एस्टैब्लिशमेंट दे देते हैं, जहां पटाखा वहां हम, टूटेगा तो आवाज आ जाएगी, भाई तब यहीं रहते। अगले वीडियो में था और तभी धमाके की आवाज। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ मैं आपको। आप वीडियो देखोगे, आप कहोगे अक्षय तूने चीटिंग करी है। दिवाली वाले वीडियो में क्या हुआ था, जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा था, मेरे पास एक ही दिन की डेट थी, क्योंकि मेरे को वीडियो रिकॉर्ड करना था। 22 तारीख को रिकॉर्डिंग थी, 24 को दिवाली थी। तो उसमें ना एंड तक स्टोरी तो लंबी थी तो ऑडियंस को समझ में आई थी, बट यूट्यूब के लिए काटना मुश्किल है। तो उसमें एंड में मैं बोलता हूँ, और तभी अभिषेक ने बोला कि गजेंद्र सर ने ऐसे ऐसे किया था, इसलिए मुझे बदला लेना है। वो तो अच्छा हुआ कि उसने डब्बा टेबल पे रखा, नहीं तो सर का मुंह फट जाता। उसने डब्बा सोफे पे रखा था। लेकिन ये जोक ना इम्पैक्टफुल वीडियो में नहीं लग रहा था, क्योंकि मैंने बीच में वो बोला ही नहीं और तभी धमाके की आवाज आई। मैंने ये बोला ही नहीं था, ये मैंने एक्चुअल रिकॉर्डिंग में बोला ही नहीं था। तो जब मैं एडिट पे बैठा तो मैंने पीछे वीडियो देखा,
और मैंने देखा मैंने शुरू में बोला है क्या कि तभी धमाके की आवाज आई, तो जो मैंने शुरू में बोला है ना स्कूल की स्टोरी में कि तभी धमाके की आवाज आई, मैंने वो ऑडियो कट किया, मैंने वो यहाँ पे डाला और मैंने कहा अब मैं स्क्रीन पे ये तो डाल नहीं सकता। वाह तो स्क्रीन हो जाती है ब्लैक और वो एक एनिमेशन आ जाता है कि 3 दोस्त खड़े हैं दिवाली पे और वो ऐसे वहां पे देख रहे हैं। उसमें मेरी कोई क्रिएटिविटी नहीं थी कि मैंने शुरू में ही सोचा था कि एंड तो ऐसा ही बनाऊंगा, नहीं। वो क्योंकि मैंने हक दिया था कि मैंने एंड में वो लाइन नहीं बोली और मुझे वो लाइन चेप में है, तो अब आप सुनोगे ना तो वो एग्जैक्ट वही लाइन शुरू की उठा के मैंने यहाँ रख दी है कि वाह तभी धमाके की आवाज आए। और फिर मैंने ऊपर एक ओवरले पिक्चर डाल दी है ताकि लोग इस चीटिंग को इतनी जल्दी ना देख पाए और वो कहीं और इल्यूजन में चले जाए। सो दैट इज हाउ वी डू इट। Very nice, very nice. Thanks for sharing this especially this part of the story with us. तो इसका मतलब ये हो गया कि एक नया सवाल है मेरे पास, and I mean you have already answered. I'm just making a question after that कि जो लाइव परफॉर्मेंस है, जो लाइव परफॉर्म आप जो कर रहे हो, जो इफेमरल है, जो दोबारा नहीं हो सकती कभी, वो तो उसी समय हुई और खत्म हो गई। और उसके बाद में एक जो एक यूट्यूबाइज्ड परफॉर्मेंस है, तो यूट्यूब पर परफॉर्मेंस आपने शेयर की, वो जो एक इफेक्ट बना रहे हैं, उसके बीच में जो एडिटिंग हो रहा है उसमें ये सब कुछ आप जो है ना कि आप एक मीनिंग जनरेट कर सकते हो और आप उसको कंट्रोल भी कर सकते हो। मतलब परफॉर्मर के पास में ये पावर आ जाता है कि वो मीनिंग जनरेट भी कर दे। हालांकि कैंड लाफ्टर नहीं है, बट स्टिल लाइक आई मीन यू आर फ्री टू लाइक मेक इट इफेक्चुअल इन दैट वे। दैट इज थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस पार्ट ऑफ दिस। एक्चुअली सर इसमें ये भी है कि जो पेरेंट्स वर्सेस वीडियो है ना उसमें एंड में ना मैं जब स्टोरी लेके आता हूँ कि मेरे पापा ने बोला कि उनके दोस्त के बेटे की डेथ हो गई है, उसके बाद ना जब मैं एडिट करता हूँ तो मैंने बहुत सारी लाइंस कट की थी जिसमें जीजा जी वाले वर्ड्स मैंने हटा दिए, ठीक है। और जब मैं वो एडिट का ड्राफ्ट लोगों को दिखाया था तो लोग कह रहे थे कि यार समझ नहीं आ रहा है कि ये उनके दोस्त के बेटे की डेथ की बात कर रहा है, तू टूटेगा तो आवाज आएगी, अपने जीजा जी की बात कर रहा है कि तू अस्थियां किसकी लेके जा रहा है। अब ये बात मैंने अपने सारे कॉमिक फ्रेंड से की तो उन्होंने मुझे बोला दोबारा रिकॉर्ड कर ले। मैं ये नहीं मानता कि आप एडिटिंग में लाफ ऐड करो, अगर मुझे करने होते तो मैं शादी वाले वीडियो में भर देता लाफ, क्योंकि अगर आप सारे वीडियो देखोगे ना शादी वाले वीडियो में कुछ खास लाफ्स है नहीं, बट मुझे पता है वो परफॉर्मेंस हो, कभी कभी थकी हुई होती है ऑडियंस, ठीक है यार मैं तो यूट्यूब वालों के लिए बना रहा हूँ, भाभी जी घर पे थोड़ी चल रहा है कि हर बात के बाद लाफ आएगी। लेकिन उस वीडियो में ये हुआ था, मैंने सबसे बात की, सबने बोला दोबारा रिकॉर्ड कर, बट मुझे पता था इतना मैजिकल मोमेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ कि खत्म हुआ सब खुश थे वो दोबारा नहीं, मैं नहीं बना सकता। तो मैंने अपने ऑडियो इंजीनियर से बात की, उसने मुझे बोला आप स्टूडियो आओ, हम सेम लाइन डब करेंगे, ठीक है कि और तो ये था लाइन, ये था तो मैं क्रिमेशन पे जा रहा था, उसने बोला आप इस लाइन को रिपीट रिकॉर्ड करो और बोलो तो मैं जीजा जी के क्रिमेशन पे जा रहा था, ताकि ऑडियंस को वहां पे क्लैरिटी समझ में आ जाए किसकी बात हो रही है। मैंने कहा ठीक है, बट वो मेरे लिप सिंक में नहीं पता चल जाएगा। कहता नहीं ना, आप वाइड शॉट डालना, लोग मोबाइल में देखते हैं, कोई कोई पकड़ ही नहीं पाएगा, लोग स्क्रीन पे देखते हैं, वो लिप इतना छोटा होगा किसी के पास टाइम ही नहीं, आप इतने छोटे कॉमेडियन हो कोई पकड़ेगा ही नहीं। और सर टिल डेट कोई नहीं वो चीज देख, वो किया। अब मैंने उसमें थोड़ा मॉर्फ किया है, आई गेट इट, मगर मेरा इंटेंट जो रिकॉर्डिंग पे था ना वही एडिटिंग में था। मेरा इंटेंट कहीं ये नहीं था कि ओ और 10 लाफ डाल देता हूँ, नहीं, क्योंकि मुझे पता है लोगों को बहुत पता है कि आप देख लो ऐसे वीडियोस जिसमें फालतू की लाफ है, लोग खुद बताए थे ऑडियंस में कमेंट्स में कि भाई ये फेक है फेक है फेक है। तो यू कैन नॉट फूल द ऑडियंस, बट यू हैव टू मैनिपुलेट योर एडिट वाला पार्ट अगर आप चाहते हो इम्पैक्ट पड़े, ऐसा मेरे को लगता है। Very nice, very nice. I mean, I guess we are going through an endless conversation, so it is important to end this conversation also. Deepak bhai, please come to like end it on a very good note as we have reached to this note. So Otherwise, we I have think I think we both me and Arun, we are very lucky to find you so early, Three of us, and I think you have three a of us. very bright future. I'm not just telling you to eulogize you. I believe in you. Like after talking to you, really think वो हिंदी में बोले मजा आ गया एकदम, और काफी नैन चक्षु भी खुले। इवन लास्ट तक जो आपने ये यूट्यूबाइज वर्जन में द पावर और कंट्रोल जो जैसे अरुण ने समराइज किया, हाथ में आ जाता है यूट्यूबर के। हाँ, वो अगर तुम्हारे पास प्रॉपर डिजाइन एलिमेंट्स हैं, वो करने की काबिलियत है, तो वो बहुत खूबसूरत चीज़ है। और उसको हम डिफाइन भी कर सकते हैं कि हम फिर क्या लेके जाना चाहते हैं। जैसे आपने बीप कर दिया कहीं पे, या आपने अपने नरेशन में चेंज किया कि थोड़ा सा एक लाइन डाल दिया फेस, तो ये बहुत अच्छे से समराइज करता है ये चीज़ों को कि आपका इंटेंट बड़ा अच्छा है।
इसमें भले आप मतलब ये बहुत मैं बोलूंगा कि बहुत हम्बल हैं आप, लॉट्स ऑफ ह्यूमिलिटी इन यू एट दिस एज। फ्रैंकली बताऊं, मैं कहा यार इसमें क्योंकि ये हमको भेजना पड़ता है ना कहीं एडिट करने के लिए, और कोई सुनेगा इसको। हमने इस पे रिसर्च पेपर लिखा, हमने कहा यार ये लड़के ने गाली वाली दिया है इसमें, तो कैसे होगा। तो अरुण ने कहा भाई आप ध्यान से इसको सुनिए। तो जब मैं सुना तो मैं बोला यार ये तो वन ऑफ द बेस्ट वीडियो है जो हम ले रहे थे। जब मतलब कि कैसे कम्युनिकेट हो रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दिवाली, पोल्यूशन, और बहुत खूबसूरत। और जरूरी नहीं है कि पूरे वीडियो में आप दिवाली और पोल्यूशन की बात करोगे, जो आपने फोर्सफुली उसको रख दिया है अपने आर्गुमेंट को, वो बहुत खूबसूरत थी। तो हम तो बस यही दुआ करेंगे कि आप प्रोग्रेस करते रहें अच्छे से, और जो भी हम लिखेंगे और आपको शेयर करेंगे उसको ड्यूली। ये बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ, और टाइम भी आपने बहुत दिया हमको। हाँ, और अच्छे से प्रोग्रेस करते रहिए और अपडेट करते रहिए, हमको बताते रहिए क्या आ रहा है। हम भी सब्सक्राइब करके फॉलो तो कर ही रहे हैं आपको। मैं थैंक तो यू सो ऑलरेडी मच कर सर। हाँ, दीपक भाई, अरुण भाई, थैंक यू सो मच। मतलब आप लोग ने भी काफी ज्यादा इतना इन डेप्थ कॉमेडियन से लोग बात नहीं करते, अपना मतलब निकाल के निकल जाते हैं, बट आप मेरी स्टोरीज को सुन के आपने भी काफी चीजें मुझे समझाई हैं, आपने मुझे काफी सारे थियोरेटिकल एंगल्स दिए हैं जो मैं खुद जाके अभी रिसर्च करने वाला हूँ। मैं बहुत चीजें चुराता हूँ, हो सकता है मैं जोक वोक निकाल लूँ आपकी